So hello everyone. In case if you don't know me, my name is Akash Kandoi. I'm a chartered accountant diploma in IFRS का रखा है and also CFA level 3 candidate. उसके अलावा अगर हम बात करें अनअकैडमी के ऊपर तो दो तरह के कोर्सेज, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक. ठीक है, प्लस के ये सारी बेनिफिट्स और प्लान्स है. आइकॉनिक में ये सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी और ये सारे उसके प्लान्स है. कोड आप FRV के यूज करोगे आपको मिलेगा बढ़िया सा 10% ऑफ. ठीक है, उसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर यू कैन ऑल्सो वॉच फ्री क्लासेस जिसपे आप कोड FRV के लगा के उसको अनलॉक कर सकते हो. ये हमारी अनअकैडमी की ड्रीम टीम है और ये मेरे बैच की डिटेल्स कॉम्प्रिहेंसिव भी और फास्ट ट्रैक भी अवेलेबल है. फास्ट ट्रैक अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स के अराउंड है. ठीक है, तो आप व्यूज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हो आप. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस. ठीक है, अब अपन इस लेक्चर में क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ कुछ इंडेक्स के वो अपन कवर करेंगे. ठीक है, इस सेशन में सबसे पहले अपन इंडेक्स 16 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपन सॉल्व करेंगे. जो एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे, डिफिकल्ट रहेंगे, मैं सॉल्व करवा दूंगा. जो थोड़े से इजी से रहेंगे ना उसको मैं आपको होमवर्क मार्क करा दूंगा. ठीक है, चलो तो शुरुआत कर लेते हैं. सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आपको करके जाना चाहिए, होमवर्क में मार्क करा रहा हूँ, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 1. ये थोड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा है, बराबर. तो इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना चाहिए, प्लीज कर लेना इसको. ओके, ये इलस्ट्रेशन में मार्क करके रखना, मार्किंग भी करते हुए चलना प्लीज. उसके बाद अपन जो काम का क्वेश्चन है उसके अंदर आएंगे तो हाईलाइट ही बनाने का, उसके अंदर कुछ नहीं करने का है. तो सबसे पहले काम का क्वेश्चन अपने लिए आता है इलस्ट्रेशन नंबर 8. ठीक है, ये अपने ने LDR भी मार्क किया हुआ है. काम का क्वेश्चन अपने लिए अब है क्या इसके अंदर, अपन वो समझने का ट्राई करते हैं. सबसे पहले MS लिमिटेड has acquired a heavy machinery at a cost of 1 करोड़. 1 करोड़ का हेवी मशीनरी है विथ नो ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट. अब मैं सबसे पहले इंडेक्स 16 में आपको एक कंसेप्ट याद दिलाता हूँ. जैसे जैसे जो क्वेश्चन करेंगे उसका कंसेप्ट याद करने का ट्राई करेंगे. एक कंसेप्ट था कंपोनेंट अकाउंटिंग करके. अब इस कंसेप्ट में बोलता क्या, समझने का ट्राई करना. इस कंसेप्ट में वो बोलता है अगर आपके एक PPE है और उसके मल्टीपल पार्ट्स है जिसका लाइफ अलग अलग है. याद है, एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन का इंजन अलग, अदर बॉडी पार्ट्स अलग. तो इंजन का लाइफ 5 ईयर्स है और अदर बॉडी पार्ट का पार्ट 10 ईयर्स, लाइफ 10 ईयर्स है. तो मेरे को दोनों को अलग अलग डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग. और अगर आपने कोई कंपोनेंट रिप्लेस किया, अगर आप कोई कंपोनेंट रिप्लेस करते हो तो आप न्यू वाला वैल्यू ऐड करते हो लेकिन ओल्ड वाला आपको कैरिंग अमाउंट माइनस करना पड़ता है. ऐसा कुछ होता है उसके अंदर. ठीक है, ये अपना कंपोनेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, ये बात ध्यान रखना. अब वो बोलता है कि अपने पास एक मशीन है लेकिन कोई ब्रेकडाउन नहीं है इनिशियली अपने पास, इसका लाइफ 10 ईयर्स है. ठीक है, एट द एंड ऑफ 6th ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टरबाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट. हमने 6th ईयर के एंड पे एक टरबाइन को रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट एंड एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 4 इयर्स. द कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन इज 45 lakhs, डिस्काउंटेड 5% दिया हुआ है. अब इसके अंदर करना क्या था समझने का ट्राई करते हैं. फटाफट से आज अपन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे जल्दी जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 8 था, आप भी स्क्रिबल करोगे मेरे साथ, मेरी शक्ल मत देखना, कुछ मिलने वाला नहीं है तुमको इसके अंदर. तो सबसे पहले अगर मैं डे 1 की बात करूं, डे 1 पे मेरा 1 CR का वैल्यू था. ठीक है, स्क्रिबल करके लिखेंगे अपन को, कोई रफ फॉर्म में सॉल्व करना है इसको. उसके बाद जो भी हुआ है 6th ईयर के एंड पे हुआ है तो लेस क्या कर दो, 6 साल का डिप्रिसिएशन. ठीक है, तो कितना आएगा, 60 lakhs आ जाएगा. तो आपका वैल्यू कितना बचेगा 6th ईयर के एंड पे, कैरिंग अमाउंट 40 lakhs बचेगा. ठीक है, अब वो बोलता है आपने टरबाइन रिप्लेस किया तो न्यू वाला वैल्यू 45 lakhs आप ऐड करोगे. ठीक है, लेकिन आपने जो रिप्लेस किया उसका ओल्ड कैरिंग अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. यही अपने पास नहीं है, इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट. अब कैसे करेंगे, अपने पास डे 1 पे बाइफर्केशन था ही नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी. बट एक हिंट है, अगर कोई चीज आज 45 lakhs की है तो 6 साल पहले कितनी की होगी उसका प्रेजेंट वैल्यू. तो आप निकालोगे 45 lakhs का प्रेजेंट वैल्यू 6 साल के लिए. तो डिस्काउंट रेट कितना है, 1.055 है ना, 5% है डिस्काउंट रेट. यस, रेस टू 6, 6 साल पहले का फैक्टर रेट निकाला मैंने, 33, 57, 9, 69 जो भी तुमको आता है अप्रोक्सीमेटली. अब ये आपकी ओल्ड टर्बाइन की डे 1 की वैल्यू है. मेरे को डे 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को ओल्ड कैरिंग अमाउंट चाहिए 6th ईयर के एंड पे. तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, लेस 6 ईयर्स का डेप, बराबर 6 साल का डेप आपने माइनस कर दिया. जो भी आपको वैल्यू आएगी ये आपको मिलेगी ओल्ड कैरिंग अमाउंट. 6 साल का डेप कितना आता है, 20.14 lakhs अप्रोक्सीमेटली. बैलेंस कितना बचता है, 13.43 lakhs. तो बस ये 13.43 आपको माइनस करना है, आपको मिल जाएगा बैलेंस ऑफ टरबाइन, न्यू कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर. तुमको समझ में आता है ये क्या किया अपन ने. अरे जल्दी जल्दी बताओ यस और नो, टाइम खोटी नहीं करेंगे अपन इसके अंदर. 71.57 आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है. खत्म हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसलिए मेरे को लगता है हो गया अपना. ठीक है, ये हो गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8. उसके बाद अपन आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ. ठीक है, चलो तुमको समझ रहा अपन किस फॉर्मेट में करने वाले. यस, चलो ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना, तो मैं करवा दूंगा सिंपल. ठीक है, चलो अब अपन आ जाएंगे, जो बीच के क्वेश्चन है वो छोड़ देने का, काम के नहीं है, काम के नहीं है, उसको करेंगे भी नहीं अभी टाइम पे. अभी अपन आएंगे सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 13 के ऊपर. मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप LDR मार्क करके रखोगे.
अब क्या है, जल्दी जल्दी इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास क्या था, सबसे पहले अपने पास लैंड है 10 मिलियन, बोलते हैं इंक्लूडिंग कॉस्ट, लीगल कॉस्ट 1 मिलियन। ठीक है, लीगल कॉस्ट कैपिटलाइज ही करना होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है कंस्ट्रक्शन आपने शुरू कब किया है, 1 मई को शुरू किया है। ओके, सन ने इंकर किया है क्या, फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन, ये सारी कॉस्ट इंकर की। अब कैसा कैसा इंकर किया देख लो। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड 3 लाख, अब कुछ कुछ खर्चे मिलियन में दिए, कुछ खर्चे लाख में दिया, अपन लैक्स में लेंगे सब कुछ जो भी है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कॉस्ट है, कैपिटलाइज करेंगे। फिर परचेज ऑफ मटेरियल 6.08 मिलियन, लैक्स में करोगे तो 60.8 लैक्स आएगा, कैपिटलाइज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर पर मंथ दिया हुआ है। अब आप कितना इंप्लॉयमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, जितने समय तक वर्कर ने काम किया उतना कैपिटलाइज करोगे। तो अभी अपने को यह देखना है कि शुरू हुआ था 1 मई को, खत्म कभी हुआ है, तो बोलता है खत्म हुआ 30 नवंबर को, तो मई से नवंबर करोगे तो 7 मंथ्स आएगा मेरे हिसाब से। बराबर, तो एक काम करते हैं अपन साइड में ना इसको स्क्रिबल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले लैंड की कॉस्ट आ गई, लैंड की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, लैंड, एक सेकंड में, जो क्वेश्चन नंबर 13 आप भी साथ साथ में स्क्रिबल करोगे मेरे। ठीक है, लैंड की कॉस्ट 100 लैक्स आ गई, उसमें आपने प्रिपरेशन वाली कॉस्ट ऐड कर दी। प्रिपरेशन की कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख रुपीज थी मेरे हिसाब से। उसके बाद आपने मटेरियल वाली कॉस्ट ऐड कर दी, ये वो कितनी थी, 60.8 लैक्स थी। उसके बाद आपने इंप्लॉय जो काम किए 2 लाख पर मंथ इंटू 7 मंथ्स, 2 लैक्स इंटू 7 मंथ्स तक कैपिटलाइज करोगे, कितना, 14 लैक्स। बराबर, उसके अलावा और क्या है, देखना देखना पड़ेगा अपने को। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट है 1 लाख पर मंथ, ये भी अपने को कैपिटलाइज करना है, तो मैं बोलेगा ओवरहेड कॉस्ट 1 लाख पर मंथ, तो 7 लैक्स, परफेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, देखो क्वेश्चन में हिंट रहता है वर्ड में, इनकट डायरेक्टली, तो ये अपन कैपिटलाइज किए। उसके बाद ऑनगोइंग ओवरहेड एलोकेटेड यूजिंग नॉर्मल ओवरहेड एलोकेशन मॉडल, जब कोई आपने जनरल ओवरहेड एलोकेट किया, कुछ नहीं करना है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर इनकम रिसीव ड्यूरिंग टेम्पररी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइस, कार पार्किंग, कार पार्किंग की तरह यूज किया तो इनकम ये प्रॉफिट लॉस में जाएगी। टेस्टिंग के समय इनकम कमाई होती तो बात अलग होती है, कार पार्किंग के कैपिटलाइज मत कर देना। उसके बाद रिलोकेटिंग द एम्प्लॉइज, कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस में क्यों जा रहा है, बिकॉज ये एम्प्लॉय को बनाने का खर्चा नहीं है। बराबर, ओपनिंग सेरेमनी राहुल गांधी जी को बुलाया, बोला आओ रिबन काटो, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलता है फैक्ट्री कंप्लीट हुआ 30 नवंबर को, प्रोडक्शन चालू हुआ है 1 फेब को। अब एक बात ध्यान रखना, आप डेप्रीसिएशन चालू कब करते हो, व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज या फिर अवेलेबल फॉर यूज। जिस दिन से अवेलेबल हो गया था, रेडी फॉर यूज था, उस दिन चालू करेंगे, तो अपन 30 नवंबर के बाद से डेप्रीशिएट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है आपको, इस क्वेश्चन में कैरिंग अमाउंट कब का पूछा है, मार्च के एंड का पूछा है। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, मतलब आप ये जो एडलेस वगैरह करोगे, इससे आपको 30 नवंबर की वैल्यू मिलेगी। अगर मेरे को 31 मार्च की चाहिए, तो मैं बोलूं मेरे को 4 महीने का डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। परफेक्ट आंसर है। ठीक है, मजा आ गया, एकदम आपने बुद्धि वाला आंसर कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोलता है, द ओवरऑल फैक्ट्री लाइफ इज 40 ईयर्स, हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट रूफ विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 20 ईयर्स। तो यहां भी क्या अप्लाई होगा, यहां भी कंपोनेंट अकाउंटिंग आ गया। वो बोलता है पूरा जितना भी पार्ट है उसका लाइफ 40 ईयर्स है, लेकिन उसमें से एक रूफ है उसका लाइफ 20 ईयर्स है। अब रूफ कितना है, 30% है बोलता है। लेकिन अब आपको लगेगा कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, इधर ही आपने पता है क्लास में डिस्कस भी किया था, यहाँ 2 नहीं 3 कंपोनेंट है। आप बोलोगे सर तीसरा कहां से आया, एक तो बिल्डिंग और एक रूफ है, तीसरा कौन सा है, तीसरा लैंड है जो अपने को दिखता नहीं है। बराबर क्या, तो इसमें 3 कंपोनेंट है, एक लैंड फिर एक बिल्डिंग, बिल्डिंग के 2, नॉर्मल बिल्डिंग और रूफ, ऐसा। ठीक है, चलो अपन वो करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद और क्या बोलता है, तो उसके बाद बोलता है एट द एंड ऑफ 40 ईयर एनफोर्सेबल लाइट एंड डेमोलिश द फैक्ट्री। ये अपने को डीकमिशनिंग का दिया हुआ है, 20 मिलियन डीकमिशनिंग का रहेगा, 40 ईयर्स के बाद इंकर करना है। 40 ईयर्स का आज डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 0.046, 20 मिलियन मतलब 200 लैक्स, तो मैं बोलूंगा एड डीकमिशनिंग, एड डीकमिशनिंग। कितना रहेगा डीकमिशनिंग का, एक सेकंड, डीकमिशनिंग का तो मैं बोलूंगा 20 मिलियन मतलब 200 लैक्स इंटू 0.046, तो कितना आएगा 9.2 लैक्स, है ना। ठीक है, परफेक्ट। उसके अलावा और क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये तो अपना हो गया कवर। फिर और अपने पास है ये वाला पार्ट, दैट इज वो बोलता है अपन ने इसके लिए लोन लिया था। अब ये लोन कैसा स्पेसिफिक बोरिंग है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो यहाँ इंडेस 23 अप्लाई हो गया। इंडेस 23 में जब भी स्पेसिफिक बोरिंग लेते हो तो पैसा कैसे यूटिलाइज किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी समय कंस्ट्रक्शन चला उतने समय का आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन कितने समय चला, कंस्ट्रक्शन चला है अपने लिए कितना समय, कंस्ट्रक्शन चला है 7 मंथ्स, तो अपन 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा एड इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड। अब ये जब अपन ने इंडिया 16 उस समय किया था अपने को आता नहीं था, तो मैंने सिर्फ आंसर लिखा था, अपने को आता ही ये चीज। ये कितना समय कैपिटलाइज करेंगे, 17.5 मिलियन है, लैक्स में ले लो, 175 लैक्स इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने लिए 6%, इंटू कितने महीने का कैपिटलाइज करेंगे 7/12, ध्यान रखना। तो कितना आंसर आता है ये,
कितना आंसर आता है ये? 6.125 lakhs आता है। ओके ठीक है। लेकिन एक और खास बात है, अगर आप अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो वो क्या कहता है कि हमने ये पैसा एक साथ तो इन्वेस्ट नहीं किया, तो कुछ टेम्पररी इनकम कमाया। अब जब स्पेसिफिक बोरिंग लेते हो तो आप टेम्पररी इनकम भी माइनस करते हो, बराबर। तो मैं यहां बोलूंगा लेस इंटरेस्ट इनकम, है ना, वो इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपीज, बस आपको जो आएगा वो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। कितना आता है? 199.125। अब द प्रॉब्लम इज ये 30th नवंबर की कॉस्ट है, 30th नवंबर 2011 की कॉस्ट है, बराबर। मेरे को 30th नवंबर नहीं, मेरे को चाहिए 31st मार्च। तो मैं बोलूं लेस 4 मंथ्स डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा आपको। जब आप करोगे लेस 4 मंथ्स डेप्रीसिएशन, आपको वैल्यू मिलेगी 31st मार्च 12 की। ठीक है। ये 4 महीने का डेप्रीसिएशन मैं कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं बना दूंगा इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1। मैं रफ में करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। आपकी वैल्यू कितनी है टोटल? 199.125। इसके आप पहले दो हिस्से करो, एक लैंड एक बिल्डिंग। इसमें से लैंड कितने कैसे मालूम पड़ेगा सर? दिया है ना 100 लैक्स, तो 100 लैक्स आपकी लैंड हो गई, ठीक है। बिल्डिंग कितना है? तो बिल्डिंग बाकी 99.125। इस पे तो देयर विल बी नो डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसके दो हिस्से 70%, 30%। 30% रूफ है, इसकी लाइफ 20 ईयर्स है, बराबर। और ये 30% रूफ है, लाइफ 20 ईयर्स, इसकी लाइफ 40 ईयर्स है, ठीक है। रूफ 30% है, ठीक है। अभी कितना वैल्यू आएगा? तो अभी इसका बाइफर्केशन कैसे करोगे आप? इधर कितना आएगा? 69.3875, बराबर अप्रोक्सीमेटली। इसमें से आप करोगे लेस 4 महीने का डेप। अच्छा 4 महीने का डेप अपन कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल है ना भाई, 69.3875 इंटू 4/12, बराबर। इंटू लाइफ भी करोगे ना 1/20, 4 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 1 ईयर डिवाइड बाय 20 ईयर्स, तो तुमको कुछ तो वैल्यू आएगा। और इधर आएगा 29.7375 जो भी है इसका, 40 है, सॉरी सॉरी 40 है, रे 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 40 है, हाँ। और इसका कैसे निकालोगे डेप्थ? इसका निकालोगे 29.73 जो भी आता है इंटू 4/12 इंटू 1/20। जो भी डेप आता है आपका, यहाँ डेप आएगा यहाँ डेप आएगा, दोनों डेप को ऐड करो और यहाँ से माइनस कर देना। तुम समझ रहे हो क्या करना है? ये दोनों 4 महीने का डेप्रिसिएशन है, दोनों को ऐड करो, यहाँ से माइनस कर देना, तुमको आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो ठीक है, कैलकुलेशन तुम कर लोगे, लेकिन तुमको समझता है इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? यस और नो? ठीक है। अब एक प्रेजेंटेशन वाली टिप देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो 10 मार्क के आसपास का आएगा, तो आप ऐसे टुच्ची सी वर्किंग दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इन्होंने वो कैसे किया है, इन्होंने मांगा क्या है? कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट, यू शुड एक्सप्लेन योर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिफर्ड इन योर पार्ट ऑफ द आंसर। हर एक का रीजन मांगा है, मांगा है ना, खुद से तो नहीं दे रहे, मांग रहा है, एक्सप्लेन करने बोल रहा है, तो एक्सप्लेन करके दोगे कि ये अमाउंट कैसे आया, ये अमाउंट कैसे आया। तो देखो कितने प्यार से लिखा है, कंसिडर किया तो डायरेक्ट कॉस्ट, कंसिडर किया तो डायरेक्ट कॉस्ट, कंसिडर किया डायरेक्ट कॉस्ट। जो कंसिडर नहीं किया उसका भी नाम लिखा है, नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, नॉट एसेंशियल, नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, टाइम पास करके दिया हुआ है। इतना तो कर सकते हो ना तुम लोग, तुम समझ रहे हो क्या? परफेक्ट, मजा आ गया, ठीक है। हाश, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 इज गो गोवा गॉन, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपके लिए LDR है, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है मैं बताता हूँ आपको। चेंजेस इन डीकमीशनिंग, आपको इसका कंसेप्ट याद दिलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप सबको ये तो पता है कि डीकमीशनिंग को अपन प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करते हैं, है ना, और एवरी ईयर एंड पे अपन अनवाइंडिंग करते हैं, ये तो बेसिक चीज पता है। बट कभी कभी क्या होता है, डीकमीशनिंग के एस्टिमेट में चेंज हो गया, और ये एस्टिमेट का चेंज अनवाइंडिंग की वजह से नहीं है, तो क्या हो गया? अपने को लगा था 10 ईयर्स के बाद 20 लाख इंकर करना पड़ेगा, 2 साल के बाद मालूम पड़ा 20-25 इंकर करना पड़ेगा, बराबर। तो ऐसे एस्टिमेट में इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है। तो ऐसे चेंजेस का इफेक्ट क्या दे? जिस साल मालूम पड़ा उस साल इफेक्ट देना पड़ेगा। कैसे इफेक्ट देंगे? तो देखना पड़ेगा असेट कौन से मॉडल पे है। असेट कॉस्ट मॉडल पे हो सकता है, या फिर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो सकता है। अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो उसको कॉस्ट से एडजस्ट करने का, अगर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस से एडजस्ट करने का। सर जरा एग्जांपल देकर समझाओ। सपोज आपका डीकमीशनिंग का प्रोविजन बढ़ रहा है, देयर इज इंक्रीज इन प्रोविजन, तो आप क्या बोलोगे? मेरा प्रोविजन बढ़ रहा है तो टू प्रोविजन डेबिट कर देना PP। अच्छा, सपोज मेरा प्रोविजन गिर रहा है, डिक्रीज इन प्रोविजन, तो आप क्या बोलोगे? मेरा प्रोविजन गिर रहा है तो आप बोलोगे प्रोविजन डेबिट, तो बोलना 2PP। अच्छा ठीक है, इधर की बात करते हैं। सपोज ये आप एडजस्ट करने का देख रहे हो, सपोज आप बोलते हो यहाँ मेरा हो रहा है इंक्रीज इन प्रोविजन, तो आप क्या बोलोगे? टू प्रोविजन, प्रोविजन बढ़ रहा है, लाइबिलिटी है, डेबिट क्या करोगे? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट करने का, बराबर। इस लॉस का क्या करेंगे? डिपेंड करता है पहले क्या था, पहले गेन था तो इस लॉस को OCI से एडजस्ट करना, अगर पहले भी लॉस था तो ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डिपेंड। अच्छा, अगर डिक्रीज इन प्रोविजन रहेगा तो आप बोलोगे प्रोविजन डेबिट करने का, टू रीवैल्यूएशन गेन,
क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तुमको पहले ये चीज़ जो मैंने समझाई वो समझ में आती है क्या? तुम्हारे छोटे से भेजे में बड़ी सी बात जाती है क्या? यस, ठीक है, चलो इतना तुमको समझता तो मजा आ गया। अब आगे बढ़ते चाहते क्या है तुमसे। एच लिमिटेड परचेस्ड एन आइटम ऑफ पीपी कॉस्टिंग 100 million विच हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंटिटी एज अ डीकमिशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन 5 million का 10 साल के बाद इंकर करना है। आज का डिस्काउंट रेट 8% है, तो अपन इसको पीपी में कितना कैपिटलाइज करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे। तो कितना आएगा? 5 डिवाइड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.32 के आसपास कैपिटलाइज करोगे आप, बराबर 2.315 ऐसा कुछ आंसर आएगा आपको, 2.32 के आसपास। ठीक है, कर दिया कैपिटलाइज सर। तो आपने पीपीई कितने पे रिकॉर्ड किया? तो अगर मैं ऐसा बात करूं तो आपने पीपीई रिकॉर्ड किया 100 lakhs, सॉरी 100 millions है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 million है, सॉरी। ठीक है, तो 100 million प्लस 2.32 million। अच्छा, मैं आपको इसकी एंट्री बता दूंगा, कभी कभी पूछी नहीं है, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए। आप बोलोगे पीपी आप कैपिटलाइज तो कर रहे हो 102.32, ठीक है। 2 कैश बैंक कितना रहेगा? 100 lakhs और 2 प्रोविजन, तो लैक्स नहीं रहे, मिलियंस, हाँ मिलियंस, 2.32 मिलियन, ऐसा कुछ एंट्री होता है करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे तो और क्या बोलते हैं, द कंपनी फॉलोज एसएलएम मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, एच लिमिटेड फॉलोज द कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ पीपी। ओके, डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ पीपी एंड डीकमिशनिंग लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर व्हेन देयर इज नो चेंज इन द डीकमिशनिंग एक्सपेंस। जब कोई चेंज नहीं है तो कैरिंग अमाउंट मांग रहा है, बहुत सिंपल है, अब इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, अच्छे से दिया हुआ है। आप शुरू करोगे, कैरिंग अमाउंट पीपी का हर साल कितना रहेगा? हर साल डिप्रिशिएट करने का, तो इतना कैरिंग अमाउंट था, 10 साल का लाइफ है, तो एवरी ईयर इतना डिप्रिशिएट, क्लोजिंग इतना, फिर ये हर साल इतना डिप्रिशिएट, क्लोजिंग इतना। ये तब व्हेन देयर इज नो चेंज इन द एस्टिमेशन ऑफ डीकमिशनिंग। तो कोई बात नहीं, ये आपका पीपी का कैरिंग अमाउंट मिलेगा आपको इससे एवरी ईयर के एंड पे। एक और चीज का कैरिंग अमाउंट पूछा है, वो है डीकमिशनिंग का। तो ये बेसिक अपन एक एलएटी के फॉर्मेट बनाते हैं ना, एलएटी के फॉर्मेट में, जहां अपन लिखेंगे ओपनिंग इंटरेस्ट, अब यहाँ रीपेमेंट कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट क्लोजिंग आता है, तो ओपनिंग अनवाइंडिंग क्लोजिंग, ओपनिंग अनवाइंडिंग क्लोजिंग, ओपनिंग अनवाइंडिंग क्लोजिंग, ऐसा करके आता है। सब कुछ यहाँ तक समझता है क्या? सिंपल है। तो ये बेसिक वाला पार्ट पूछा था, आप कर पाओगे, सिर्फ ये है इट विल कंज्यूम सम टाइम, तो ध्यान से करना। ठीक है, मजा सेकंड पार्ट में आता है, तो इस पार्ट का एलडीआर पार्ट फर्स्ट नहीं सेकंड वाला पार्ट है। क्या है सुनना, एट द एंड ऑफ 4th ईयर द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट एस्टिमेटेड कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ डीकमिशनिंग विल बी 8 million इन प्लेस ऑफ 5 million। पहले लगा था 5 million इंकर करना है, लेकिन 4 साल के बाद आके मालूम पड़ा कि 5 नहीं 8 million इंकर करना है। अब क्या करें? सबसे पहले जो रेलिवेंट अमाउंट है वो मार्क करो। 4th ईयर के एंड पे हुआ है, तो 4th ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट कितना था? 4th ईयर के एंड पे आपका कैरिंग अमाउंट था 61.39 इफ यू कैन सी इट। ठीक है, और आपका डीकमिशनिंग का वैल्यू कितना था? 3.15 इफ यू कैन सी इट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है। ठीक है, आपको बोला है कि 5 मिलियन का 8 हो जाएगा। ये 8 मिलियन आज के टर्म्स में नहीं है, ये टुडे के टर्म्स में नहीं है, ये 10th ईयर के एंड के टर्म्स में है, बराबर। तो क्या मैं डायरेक्टली 8 मिलियन को 3.15 से कंपेयर कर लूं? द आंसर इज नो। ये अभी भी 10th ईयर के एंड की वैल्यू है, मेरे को 4th ईयर के एंड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आज मैं 4th ईयर पे खड़ा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 6 साल से इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा। तो 8 मिलियन डिवाइड बाय 1 पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? 0.8 रेज टू 6 ईयर्स। सर 6 ईयर्स क्यों किया? बिकॉज 10th ईयर से 4th ईयर के एंड तक 6 साल ही है। तो आंसर आएगा आपका 5.4। दिस इज योर न्यू डीकमिशनिंग, बराबर। अब आपका पुराना कितना है? 3.15। नया कितना है? ओल्ड है 3.15, न्यू है 5.04। तो मैं बोलूं इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज इन प्रोविजन बाय 1.89। अब ये इंक्रीज करूंगा तो एंट्री क्या मारूंगा? देखो प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, तो अपन बोलेंगे प्रोविजन इंक्रीज, तो 2 प्रोविजन। डेबिट क्या कर देंगे? पीपी डेबिट कर देंगे, इट विल बी 1.89, 1.89, एज सिंपल एज दैट, बराबर। क्या सर पीपी डेबिट क्यों किया? बिकॉज कॉस्ट मॉडल है, आपको क्वेश्चन में ऊपर बोला था कि कॉस्ट मॉडल, बस। तो मैं बोलूं जैसे आपका 4th ईयर पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 5.04 हो जाएगा, बराबर, और ये भी प्लस 1.89 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोलूं 5th ईयर से अब आपका डेप्रीसिएशन भी चेंज होएगा, और 5th ईयर से आपका ये पूरा रिवाइज बनेगा। तो पीछे आपको वही सोल्यूशन में करके दिया हुआ है कि 5th ईयर से पीपी का वैल्यू चेंज, डेप्रीसिएशन हर साल का चेंज हो जाएगा, बराबर। डीकमिशनिंग देखो 3 पॉइंट वो नहीं लिया है 15, 3.5.04 लिया है, तो अनवाइंडिंग अकॉर्डिंगली हर साल चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है।
समझ में आता है क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओके परफेक्ट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14, मार्क करके रखना, मस्त क्वेश्चन है ये वाला भी। ओके, फिर आएगा 15, 16, 17 कुछ काम का नहीं, 18 कुछ काम का नहीं है। 19 आप होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो, 19 सिंपल है। 19 से बेटर अपन क्वेश्चन नंबर 20 प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 20 प्रैक्टिस करेंगे इस केस में, इसको अपन LDR मार्क करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को हर बार लगता है एग्जाम में आएगा एग्जाम में आएगा, बट नहीं आता है, कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना। सिंपल है, साइड में फॉर्मेट मारते मारते करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या बोलता है सुन लो, बोलता है एन एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अ रिलेटेड डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। ठीक है, द न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल। द प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। इट्स इनिशियल कॉस्ट वाज 120 lakhs। ठीक है, इसकी लाइफ 40 ईयर्स है, कॉस्ट 120 lakhs है। दिस इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ डीकमिशनिंग ऑफ 10,000 विच रिप्रेजेंटेड 70,400 का प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली 1,20,000 में आपका डीकमिशनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और ये 10,000 ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है। कैसे आया होगा निकाल के देख लो, 70,400 का अगर आप 40 ईयर से डिस्काउंटिंग करोगे 5% के हिसाब से तो आएगा, तो दिया हुआ है ना? तो अगर है तो है, क्या दिक्कत है आपको फिर? ठीक है, फिर बोलता है एंटिटी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। अब वो बोलता है हमने कोई मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन यूज किया है, मतलब फेयर वैल्यू दिया हुआ है आपको। एट 31 मार्च 14 हमने असट कब परचेज किया था? 1 अप्रैल 11 को। आज चल रहा है 31 मार्च 14, मतलब कितने साल बीत चुके हैं? 3 साल बीत चुके हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, स्क्रिबल करना शुरू कर देंगे, आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके लिए LDR क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे पास था 1 अप्रैल 11 की वैल्यू, दैट इज माई कॉस्ट 1,20,000। मैं बोलूँ दिस ऑलरेडी इंक्लूड्स 10K डीकमिशनिंग। इसमें से मैं क्या करूंगा, 3 इयर्स का डेप माइनस करूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरा शक्ल देख के रिवाइज मत करना, आप स्क्रिबल करोगे मेरे साथ, क्योंकि उसमें उस अगर सिर्फ देख रहे हो ना तो कोई काम का नहीं है, बंदी कर दो, लेक्चर ही बंद कर दो, घर चले जाओ, कुछ काम का नहीं है, ध्यान रखना। तो 3 इयर्स का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 9,000 रुपीज बराबर। ठीक है, कितना बचेगा कैरिंग अमाउंट? तो कैरिंग अमाउंट बचेगा 31 मार्च 14 को अपना 1,11,000, सॉरी परफेक्ट आंसर, 1,11,000 बचेगा। अब इस दिन का आपको फेयर वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? फेयर वैल्यू आपको दिया हुआ है इस दिन का 1,15,000, बट वो बोलता है दिस इज नेट ऑफ डीकमिशनिंग, मतलब आपका कैरिंग अमाउंट इज इंक्लूसिव डीकमिशनिंग, फेयर वैल्यू इज नेट ऑफ डीकमिशनिंग। तो इसको भी आपको डीकमिशनिंग ऐड करना पड़ेगा ना फेयर वैल्यू के अंदर, कंपेरेबल बनाने के लिए। अब डीकमिशनिंग कितना ऐड करेंगे? मैं 10,000 ऐड करूंगा, या जिस दिन का फेयर वैल्यू है उस दिन का डीकमिशनिंग ऐड करूंगा? तो जिस दिन का फेयर वैल्यू है उस दिन का डीकमिशनिंग ऐड करोगे, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, 1,15,000 प्लस 11,600, दैट इज कितना, 126,600। तो मेरे ख्याल से आपको गेन आ जाएगा, रीवैल्यूएशन गेन 15,600 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर है, गेन कहाँ जाएगा? इसकी एंट्री कुछ ऐसी आएगी, पीपी टू गेन, और ये गेन जाएगा आपका OCINR के अंदर 15,600, 15,600। आपको पता है ना, फिर ये OCINR से अदर इक्विटी में एक्यूमुलेट होता हुआ चलता है, ऐसा होता है। ओके परफेक्ट, ठीक है, आपने ये चीज तो कर ली। अगर आप मेरे से पूछोगे सर 11,600 कैसा है, आपको आप चाहते तो आप निकाल भी सकते थे कि आपका डे 1 का डीकमिशनिंग कितना है, 10,000 प्लस 3 साल का अनवाइंडिंग करो, तो आपको 11,576 आंसर आएगा। अब इनको आपको आता है, इनका आंसर 11,600 है, कैसे? इन्होंने राउंड ऑफ करके लिया हुआ है बराबर। तो आप कैसे भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन भी 11,600 राउंड ऑफ ले लेंगे अप्रोक्स। अब इनके पिताजी का राज है, कुछ कैसे भी राउंड ऑफ करते हैं इन लोग। आप राउंड ऑफ नहीं करोगे एग्जाम के अंदर, आप 576 आए एग्जाम में 576 ले लो। फिलहाल समझने के लिए अपन नंबर्स ले लेंगे। अब आप इतने छोटे तो नहीं हो कि मेरे को समझाना पड़ रहा है कि क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 24 रुपए का फर्क पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नंबर सेम वैसे भी नहीं आने वाले हैं। तो कोई भी लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और एग्जाम में सही होकर आएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर बोलता हूँ 31 मार्च 15 द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटीज इंक्रीज बाय 5,000। अब एक वर्ड बहुत ध्यान रखना इधर, सबसे पहले 1 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं 1 साल के बाद आ जाता हूँ। ठीक है, तो 1 साल के बाद सबसे पहले मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया था, 31 मार्च 14 हो गया था। आपकी यहाँ लाइफ 20 ईयर्स थी ना, बीच में कितने साल बीत चुके थे, 3 साल बीत चुके, तो यहाँ लाइफ कितनी बची है, 17 ईयर्स बची है, 126,600। तो आप सबसे पहले तो 1 साल का डिप्रिसिएशन मारोगे,
बराबर कितना आता है? तो एक साल का कैसे निकालोगे? 1,26,600 इंटू 1/37, कितना कितना आता है डिप्रिसिएशन? 3420, परफेक्ट, बराबर। सो 37 हाँ 37 किया है मैंने, बराबर। 3420, 3421, 3422 जो भी अप्रोक्सीमेटली आता है वो मुझे आंसर बता दो, इसका कितना आता है कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 15 का? 123,180 ले लेते हैं, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, डी कमीशनिंग का वैल्यू ये भी 31 मार्च 14 का है, 15 का निकाल लेते हैं। तो अनवाइंडिंग कर लो एक साल की, 600 पे अप्लाई करो, तो प्लस कितना जो भी परसेंट था वो कर लो, प्लस 5% कर लो, कितना आ रहा है? 12,180। अब सुना हुआ क्या है, वो बोलता है entity estimates that as a result of technological advances the present value of decommissioning increased by 5,000. what is the meaning of this? अब अपन ने जो एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 14, वहां जो भी इंक्रीज था वो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में नहीं था, वो 10th ईयर के हिसाब से था। यहां जो है वो यहां ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है, ये वर्ड बहुत क्रिटिकल है। तो क्या मैं 5,000 का वापस 5 साल 6 साल 30 ईयर्स का डिस्काउंटिंग करूं क्या? नहीं, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है। तो आप डायरेक्टली इसको यहां से कंपेयर कर सकते हो। वो बोलता है डायरेक्टली डिक्रीज है 5,000 का, था कितना? 12,180, हो कितना गया? 5,000 से कम, बराबर क्या? तो आपका नया वाला वैल्यू कितना आ गया? 7,180। अब इसकी आपको एंट्री मारनी है। एंट्री क्या मारोगे? असेट आपका रीवैल्यूएशन मॉडल पे, असेट इज एट रीवैल्यूएशन मॉडल, तो अब एंट्री क्या मारेंगे अपन? सिंपल से एंट्री मारेंगे, प्रोविजन कर देंगे डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन, क्योंकि कम करना है ना अपने को। अरे कम करना है कि नहीं करना है? हाँ सर कम करना है, तो कम कर दिया भाई साहब। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। परफेक्ट आंसर, मजा आ गया। प्रोविजन टू रीवैल्यूएशन गेन, ये अपन ने एंट्री मार दी। अच्छा, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन पे था तो क्या मेरे कैरिंग अमाउंट पे कोई भी इंपैक्ट आया? द आंसर इज नो, बराबर। मैंने सिर्फ इसको रीवैल्यूएशन गेन से एडजस्ट किया। अब गेन हो गया, तो पहले भी गेन था 15,600, अभी भी गेन है, तो ये वाला गेन भी कहां जाएगा? ये वाला गेन भी ओसीआई में जाएगा। ओके, तो टोटल गेन आपका कितना हो गया? सरप्लस में बैलेंस कितना पड़ा है आपके? वो पता ना, अदर इक्विटी में एक्यूमुलेट होता हुआ चलता है। तो अदर इक्विटी के रीवैल्यूएशन सरप्लस में आपका बैलेंस पड़ा है 2600 का, एकदम ताजा ताजा बैलेंस पड़ा है आपके पास, ठीक है। अब और क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? एक आखिरी चीज हुई है कि हमने वापस से इसी दिन पे फेयर वैल्यू निकाली है 1,07,000, बट ये अगेन नेट ऑफ अलावेंस है, तो इसमें आपको डीकमिशनिंग ऐड करना पड़ेगा। अब इस दिन का डीकमिशनिंग कितना है? नया वाला 7,180, तो आप उतना ऐड करोगे तो कितना वैल्यू आएगा? 1,14,180 वैल्यू आएगी। तुम समझते हो क्या? तो मैं पीछे कर रहा हूँ। 31 मार्च 15 को आपकी कैरिंग अमाउंट थी 123,180, फेयर वैल्यू इज 1,14,180 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 180 आता है क्या? हाँ 1,14,180, तो लॉस आता है, लॉस कितना? 9,000 अप्रोक्स। आपको 1-2 रुपया कम आ रहेगा तो जेब से डाल देना भाई। अब ये लॉस का क्या क्या करूंगा मैं? तो देखना पड़ेगा पहले क्या था, तो पहले का गेन पड़ा आपके पास, तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस गेन ओसीआई से एडजस्ट करेंगे, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे पास गेन बहुत सारा पड़ा है, तो पहले मैं ये सरप्लस से एडजस्ट करूंगा, इसको ओसीआई से एडजस्ट करके सरप्लस भी एडजस्ट कर दूंगा। तुम समझ लो, तो 9,000 का बैलेंस आपका यहाँ से भी कम हो जाएगा। तो इसके एंट्री में कुछ ऐसी मारता, अगर मैं मारता तो मैं बोलता रीवैल्यूएशन लॉस टू पीपी, इसको मैं ओसीआई से एडजस्ट करता और ओसीआई से जाता है इसका इफेक्ट अदर इक्विटी के सरप्लस के अंदर, बराबर। तुमको समझ रहा है क्या? ऐसा कुछ होता। फिर आपको, अगर आपको याद रहेगा तो मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनवाए थे कि 31 मार्च 15 को मेरा बैलेंस कितना बचा है। तो अगर मैं दिखाऊं तो मेरा पीपी का बैलेंस कितना बचा है, तो मेरा पीपी बचा रहेगा 114,180 के ऊपर, 114,180। इसकी लाइफ पूछे तो लाइफ बोल देना 36 ईयर्स बचा रहेगा। फिर एक डी कमीशनिंग का बैलेंस आपका देखिएगा लाइबिलिटी साइड में कितना, 7,180। फिर आपका अदर इक्विटी के अंदर देखिएगा सरप्लस का बैलेंस कितना देखिएगा, वो 11,600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली, यस ऐसा कुछ दिखने वाला है। ऐसा आप एक्सट्रैक्ट बना के दोगे तो भी चल जाएगा। प्रॉफिट लॉस का बनाना तो प्रॉफिट लॉस का भी दे देना, सिंपल है। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल 3 चीजें होती है, आप सुन लो क्या है 3 चीजें इसके अंदर। 3 चीजों में सबसे पहला आपने 3 साल के बाद रीवैल्यू किया, कर दिया। सेकेंड, 1 साल के बाद आपने इसको वो प्रेजेंट वैल्यू कम किया, ठीक है, कर दिया। और क्योंकि मॉडल था रीवैल्यूएशन तो प्रेजेंट वैल्यू कम आपकी गेन से होगी, ठीक है। तीसरा चीज, जिस दिन ये सब हुआ उस दिन वापस से रीवैल्यू किया, कर दिया। ये 3 चीजें क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब फेयर वैल्यू, फिर आपका डिक्रीज इन डीकमिशनिंग, फिर वापस फेयर वैल्यू, ऐसा। क्लियर है वाला पार्ट क्या? ठीक है, मजा आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन।
दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21 तो सिंपल है, करने का जरूरत नहीं है, 22 करने का जरूरत नहीं है, 23 की बात कर रहा हूँ, सुन लेना। 23 के अंदर इफ वी टॉक अबाउट इट, आपको याद है वेन एवर यू डू रीवैल्यूएशन, अपने को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पुराना वाला है, ओल्ड वाला, ओल्ड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वेन एवर यू डू रीवैल्यूएशन, तो जितना भी अपना ओल्ड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको ट्रीट करने के अपने पास दो मेथड होते हैं। बराबर, मैं आपको याद रहा दो मेथड कौन से हैं। एक तो आप एलिमिनेट कर सकते हो और एक आप एलिमिनेट नहीं करोगे। बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपना कैरिंग अमाउंट जब खरीदा तब कितना था, 200 रुपए, इसको ग्रॉस ब्लॉक बोलते हैं। तब से लेकर आज तक का डिप्रिसिएशन उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 80, और एक होता है नेट कैरिंग अमाउंट 120। अब फेयर वैल्यू दिया 150, तो गेन आ गया, फेयर वैल्यू गेन किया आपने। बराबर, तो सबसे पहला है एलिमिनेट। एलिमिनेट कैसे करेंगे, मेरे को डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करने का है, या आप असेट से माइनस करते हो, मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी जैसा बैलेंस है उसका, तो आप उसको डेबिट करोगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी, ग्रॉस ब्लॉक से आपने एलिमिनेट कर दिया इसको। बराबर कितना, 80 80। ठीक है, और फिर आप गेन बुक कर लोगे, तो मेरा पीपी टू गेन कितना है, मेरा गेन 30 रुपीज का गेन है। बस ये पहला आपका ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड तरीका क्या है आपका, सेकेंड तरीका ये होता है कि आपको एलिमिनेट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, यहां आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज गेन ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे परसेंटेज गेन, आप बोलोगे परसेंटेज गेन ढूंढने का एकदम सिंपल तरीका है, रीवैल्यूएशन गेन डिवाइड बाय पीपी का कैरिंग अमाउंट। गेन कितना 30, कैरिंग अमाउंट कितना 120, परसेंटेज गेन कितना 25%। सेकेंड स्टेप में आप इस 25% को दो अमाउंट पे अप्लाई करोगे, एक ग्रॉस ब्लॉक और एक डेप्रीसिएशन। ग्रॉस ब्लॉक कितना था 200, उसका 25% कितना आएगा आपका, कितना आता है 25%, इसका 50 रुपये आता है। और डिप्रिसिएशन का कितना था 80, 80 का 25% कितना आता है आपका 20 आता है। अब तीसरे स्टेप में आपको दोनों दोनों को इतने वैल्यू से इंक्रीज करना है। बराबर, तो आप बोलोगे ग्रॉस ब्लॉक बढ़ाने के लिए डेबिट करूंगा 50, डेप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए क्रेडिट करूंगा कितना 20, बाय डिफॉल्ट आपका बैलेंस रिवैल्यूएशन गेन ही आएगा 30 रुपीज। दैट्स इट। बराबर क्या, तो ये दो तरीके इसको ट्रीट करने के। दोनों तरीके में आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा आफ्टर रिवैल्यूएशन, आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन 150 ही रहने वाला है। इसमें एक और चीज पूछी है कि रीइवैल्यूएशन के बाद आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो इसमें बताया हुआ लाइफ 6 साल बाकी है आपकी, 10 में से 4 साल बीत गए तो 6 साल बाकी है। तो दोनों मेथड में रिवाइज कैरिंग अमाउंट 150 रहने वाला है। बराबर, तो इसको आप डिवाइड बाय 6 ईयर्स करोगे तो आपको मिलेगा रिवाइज डेप्रिसिएशन 25 लाख पर एनम का। बस ध्यान रखना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आप देखोगे तो यहाँ दोनों ट्रीटमेंट के हिसाब से किया हुआ है, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है, एलिमिनेट करने का, गेन बुक करने का, और रिवाइज डिप्रेशन 25 ही आएगा। बराबर, ये देखो जब एलिमिनेट नहीं करेंगे तभी, पहले इन्होंने परसेंटेज गेन ढूंढा रहेगा, मेरे हिसाब से ढूंढा गया नहीं, नेट करके निकालते रिवाइज कैरिंग अमाउंट 50 से ग्रॉस ब्लॉक को इंक्रीज किया, और उसके अलावा डिप्रिशिएशन को 20 से इंक्रीज किया। देखो एंट्री कुछ ऐसी मारी, ग्रॉस ब्लॉक, डिप्रिशिएशन और बाकी रिजर्व, और ये ऐसा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 23 एग्जाम में आ सकता है, दो मेथड याद रखो, कहानी खत्म है, सिंपल है। उसके बाद हाँ ये दोनों शो करने का अनमोल, उसके बाद ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 25, ये तो मस्त क्वेश्चन है भाई, भयंकर क्वेश्चन है ये वाला, मस्त एलडीआर वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, क्या है इसके अंदर ऐसा, रीड करते हैं। सबसे पहले लेजर पूछा है, और लेजर बहुत लंबा पूछा है, देखते क्या करना है। पूछता है हेवन के पास एक मशीनरी है 1 अप्रैल 11 की, और 30 लाख, 30 लाख की मशीन है इसके पास। ठीक है, which is reflected in its books at return on value of 17.5 lakhs on 1st April 16। ठीक है, तो कितने साल बीत चुके हैं, 5 years बीत चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे पढ़ने के पहले बता दूं हुआ क्या है इसके अंदर, लाइफ नहीं है इसके अंदर, लाइफ इज मिसिंग। बराबर, तो मैं लाइफ निकाल सकता हूं, और डेप्रीसिएशन पर एनम भी मिसिंग है, लाइफ नहीं है तो वो भी नहीं मिल रहा, तो ये भी मिसिंग है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, सुनना। आपके पास डे 1 की वैल्यू है, आपके पास 5 साल के बाद की वैल्यू है। ठीक है, मतलब अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊं तो मैंने 5 years में कितना डिप्रिशिएट किया है, तो 30 से 17.5 गया, तो 12.5 लाख आपने 5 साल में डिप्रिशिएट किया है। मेरे को अगर पर एनम चाहिए तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे को मिल जाएगा डेप पर एनम, इट इज इक्वल टू 2.5 लाख, इससे मुझे पर एनम मिल जाएगा। काम क्या है, लेजर में काम आएगा। दूसरा, लाइफ नहीं है सर, अरे सिंपल है, टोटल वैल्यू कितना है 30 लाख, पर एनम कितना डिप्रिशिएट करोगे 2.5 लाख, तो लाइफ मिल जाएगी, कितनी लाइफ आएगी 12 years। ये दो इंफॉर्मेशन आपके काम की, आपने निकाल ली पहले।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अरे यस और नो, परफेक्ट, ठीक है, मजा आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या बोलता है, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, अपवर्ड रिवैल्यू के पहले देख लो इन्होंने लेजर कैसे बनाया है। शुरुआत किया डे 1 से, 1 अप्रैल 11 से लेकर 16 तक, 16 के बीच में क्या कुछ हुआ है अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन, क्या कुछ हुआ है? द आंसर इज नो। तो सिंपल सिंपल किया है, जो सिंपल है अपन किताब में देख लेते हैं। पहले एसेट खरीदा, डिप्रिशिएट किया, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बना ओपनिंग, डिप्रिशिएट किया, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बना ओपनिंग, ऐसे हर साल करते करते 1416 तक आए। और यहाँ इन्होंने लिखा 17,50,000। ठीक है, तो मैं भी यहाँ से शुरू करूंगा, मैं बोलूंगा आप भी बनाओगे लेजर। ठीक है, मशीन का आपको इनिशियल 5 ईयर्स के एग्जाम के अंदर बनाना है। हाँ, इधर अपन रफ वर्क कर रहे हैं इसलिए मैं शुरू यहीं से करूंगा डायरेक्टली। कहाँ से शुरू करेंगे अपन? सीधा 1 अप्रैल 16 से। कितना बैलेंस है? टू बैलेंस कैरी ब्रॉड डाउन 17,50,000। ठीक है, और पीछे मैं वर्किंग नोट बनाता हुआ चलूंगा। अब दो तो वर्किंग नोट बन चुके थे, तीसरा दो कैसे बने थे, एक पर एनम का और एक लाइफ का। तीसरा वो बोलता है अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है। तो आपका बैलेंस कितना था? 17.5 लैक्स। अपवर्ड रिवैल्यू आपने कितना किया? 10%, तो कितना आएगा? 1.75 लैक्स। इसकी एंट्री क्या आएगी आपकी? पीपी टू गेन, ये जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर। ठीक है, अब इस एंट्री में पीपी डेबिट हुआ है तो ये गेन डेबिट साइड में आएगा। टू रिवैल्यूएशन गेन, लेजर बनाना आता है ना बचपन का तुमको, जिस चीज का लेजर बना रहे हो वो चीज एंट्री में क्या हुई है उधर आता है। तो ये एंट्री में पीपी डेबिट हुआ है तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे ऐसा, या फिर ऐसा समझता हो टू, पीपी लिखेंगे नहीं, उसका ऑपोजिट क्या है? टू, तो टू वाला साइड डेबिट होता है ऐसा। तो यहां लिख दूंगा 1416 को टू रीवैल्यूएशन गेन 1.75 लैक्स। ठीक है, जैसे आपने ये किया आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? इट विल बी 19.25 लैक्स। ठीक है, इस समय पे लाइफ कितनी बची थी? लाइफ 12 ईयर्स आई थी, 5 साल खत्म हो चुके थे, तो लाइफ 7 ईयर्स बची थी। अब बस निकालो डेप्रिसिएशन, डेप कितना आता है? तो मेरे ख्याल से 2.75 लैक्स आएगा, निकालोगे तो भी, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। कितना बचता है आंसर? आपका बैलेंस कितना बचता है? 16.5 लैक्स बचता है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं यहाँ बोलूंगा ईयर एंड पे 31 मार्च 17 को मैं बोलूंगा बाय डेप। आप भी करोगे साथ साथ ना, पहले बोल रहा हूँ, शक्ल देके कुछ नहीं मिलने वाला है बराबर। भले ही चैट बॉक्स में कम आंसर करो, यहाँ लिख के करना है, यहाँ ध्यान रखना। कितना आएगा? 2.75 लैक्स। ठीक है, फिर 31 मार्च 18 को क्या बचेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन बराबर 16.5 लैक्स। यहाँ का परफेक्ट आंसर है मोनी ऋतिक। यहाँ का जो कैरिंग है वो यहाँ का बनेगा ओपनिंग वन, सॉरी मैंने 17 लिखना चाहिए था, हाँ 1417 बराबर। फिर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 16.5 लैक्स। अब ये साल में और कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ डिप्रिशिएट करना है। तो 31 मार्च 18 को बाय डेप 2.75 लैक्स। ठीक है, फिर 31 मार्च 18 का क्लोजिंग कितना आता है आपको? 13.75 लैक्स। यहाँ का जो क्लोजिंग है वो 1/4/18 का बनेगा ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 13.75 लैक्स। अपन ने ये कर लिया। ठीक है, अब आके वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अपवर्ड रिवैल्यू किया, 2 साल और यूज कर लिया। तो बोलता है पहले तो आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर लिया, 10% इफेक्ट भी दे दिया। Heaven Limited availed the option given by Ind AS of transferring some of the surplus as the asset is used by the enterprise। ये बेसिकली क्या है? आपको अगर मैं Ind AS 16 का एक कंसेप्ट याद दिलाऊं तो देर इज वन कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, है ना। अगर कंपनी वो चीज चूज करता है तो कंपनी चाहे तो जितना भी एक्सेस डेप्रिसिएशन है उतना वो अदर इक्विटी के सरप्लस से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकता है बराबर। क्या अब इसका लॉजिक वगैरह डिस्कस नहीं करूंगा, अपन ने डिस्कस तो किया था, ये ऑप्शनल है, कंपनी चूज करेगा तो करना है वरना नहीं करना है। यहाँ क्लियरली बोला है कंपनी ने चूज किया है ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस एसेट इज यूज्ड बाय द एंटरप्राइज बराबर। क्या ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। अब अपन करेंगे ट्रांसफर। फिर बोलता है 1 अप्रैल 18 को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया। डाउनवर्ड रिवैल्यू के पहले ये एक्सेस वाला चीज सॉल्व कर लेते हैं। देखो मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बैलेंस पड़ा है? 1.75 लैक्स। मुझे एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अब मैं कितना माइनस करूं? रीवैल्यू करके आपने 2 साल तक डेप्रिशिएट किया है एक्स्ट्रा अमाउंट पे। ठीक है, तो रीवैल्यू करने के बाद आपका डेप कितना आ रहा था? 2.75। रीवैल्यू नहीं कर रहे थे
तो डेप पर एनम कितना आ रहा था, 2,05,000 बराबर। तो आपने हर साल कितना एक्सेस चार्ज किया, 275 माइनस 2.5, तो 25,000 आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया। ऐसे कितने साल तक आपने चार्ज किया, ऐसे आपने 2 साल तक एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना आएगा, एक्सेस आएगा 25 इंटू 2 ईयर, समझा 25 कैसा आया, 2.75 माइनस 2.5, तो 50,000 आप करोगे माइनस, तो आपके अदर इक्विटी, और ये आपने क्या कर दिया, सरप्लस से निकालकर आरई में ट्रांसफर कर दिया, तो आपके सरप्लस का बैलेंस, और ये ट्रांसफर विद इन अदर इक्विटी होता है 1.25 lakhs। अच्छा, ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ये बात ध्यान रखना आप। इसका मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस में तो बराबर 2.75 ही बुक करोगे, ये मत कहना कि मैंने 25 तो वहां से वहां ट्रांसफर किया तो मैं भी प्रॉफिट लॉस में 2.5 ही बुक करूंगा, बेवकूफी मत कर देना, ये सब वो एडजस्टमेंट एंट्री है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने इस दिन पे क्या किया, इस दिन पे हमने कुछ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, बराबर। तो उसका मैं बना दूंगा एक और वर्किंग नोट नंबर 4 या 5 जो भी बोल दो, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना 15%, तो 13.75 था, इसका 15% कितना आता है 206,250, ये आपका रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। अब लॉस का क्या करें, देखना पड़ेगा पहले का क्या पड़ा है, पहले का गेन में बैलेंस पड़ा है 1.25 जितना, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस गेन, ओसीआई से सरप्लस कम हो जाएगा आपका 1.25 लैक्स, बैलेंस कितना आएगा, कितना आता है 81,250, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर मैं आपको इसकी एंट्री बताने का ट्राई करूँ तो आपका पीपी कम हो रहा है 2 PP, डेबिट करोगे लॉस 2 बार, एक ओसीआई वाला और एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला। इस एंट्री में पीपी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, तुम समझे। तो मैं इसी दिन पे 1 अप्रैल 18 को ही मैं 2 एंट्री मारूंगा, बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और यहाँ भी लिखूंगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस। दो अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ओसीआई वाला है और एक पीएनएल वाला है। ये कितना है 1,25,000, ये कितना है 81,250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जाता है क्या भेजे में तुम्हारे, ये छोटे से भेजे में बड़ी सी बात जाती है क्या, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं बोलूँ आपका जो पीपी है वो इतने से कम हो जाएगा, तो 13.75 लैक्स था, उसमें से आप 206,250 माइनस कर देना, कितना बचेगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट 11,68,750, ये आपका है 1,418 का बैलेंस, बराबर 1,418 का बैलेंस। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अब अभी अपने पास एक रिवाइज लाइफ है, नॉर्मली नहीं होती तो अपन बुद्धि लगाते, लेकिन यहाँ बोला हुआ है कि री एस्टिमेट किया लाइफ 8 ईयर्स, तो इस दिन पे लाइफ कितनी बची है, ऐसा एज पर री एस्टिमेट 8 ईयर्स। तो आप डिप्रेशन कैसे निकालोगे, 11,68,750 डिवाइड बाई 8 ईयर्स, तो आपको कितना आएगा, इस साल का डिप्रेशन 31 मार्च 19 का आएगा बाय डेप 146,094, और क्लोजिंग निकाल लो फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है, बता देगा कोई आंसर, 10,22,656, ठीक है। अब और एक साल और डिप्रिशिएट करना है, एक साल भी कुछ नहीं हुआ है, तो 1 अप्रैल 19 को आप लिखोगे वही ओपनिंग बैलेंस 10,22,656 बराबर, फिर आप करोगे एक साल से डिप्रिशिएट, तो कैसा डिप्रिशिएट करेंगे अपन, तो बोलेंगे बाय डेप 146,094, वो तो सेम रहने वाला है, क्लोजिंग निकालोगे वापस, कितना क्लोजिंग आ रहा है, क्लोजिंग कितना आ रहा है पहले ये बताओ, 876562 बराबर, ठीक है। अब आप लिखोगे इधर 1 अप्रैल 19 का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 876562, इस दिन पे अब सेल हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, बराबर। तो पहले आपने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया 1 अप्रैल, नहीं नहीं मैंने क्या डेट में क्या पूछी किया मैंने, एक सेकंड रुको जरा, नहीं नहीं इस दिन पे नहीं, उसी साल पे सेल हो गया, रुको ये मेरा होना चाहिए 20 होना चाहिए ना, ओके ये 20 होना चाहिए, इधर से इधर 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 नहीं सॉरी 20 यहाँ से ऐसा है ना, बैलेंस इतना बचा है पहले मेरा, इसी साल में सेल हो गया है, तो बैलेंस मत निकालो, 31 मार्च 20 को ही सेल हो गया है। अब सेल पे पैसा आएगा, बराबर क्या, पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी, मतलब इसमें बैंक डेबिट हो रहा है और टू पीपी, पीपी क्रेडिट हो रहा है, तो इधर लिखूंगा 31 मार्च 20 को
बाय बैंक कितने पे सेल किया है, क्वेश्चन रहेगा तो 9,35,000 पे सेल किया है, बराबर क्या, यस। तो सर गेन हो गया लॉस हो गया, देखो 8,76,000 कुछ आपका वो था बैलेंस, है ना, और आपको बेचा 935 में, तो गेन हो गया। गेन हो गया तो गेन की एंट्री होती है टू साइड पे, तो टू गेन कितना 58,438, बैलेंसिंग फिगर ही आएगा आपको ये। अगर आपको ये ऐसा निकालना नहीं आता है तो फिर पीछे जाके यहाँ से करने का, इतना मेरा बैलेंस आया था, 9,35,000 में सेल किया, ये कैरिंग अमाउंट था, ये सेलिंग प्राइस है, तो गेन ही आएगा ना, ज़्यादा में बेचा, समझ रहे हो तुम। और सेल की एंट्री चाहिए तो बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,35,000 टू पीपी कितना जो भी है आपका 8.76, और टू गेन कितना, गेन कितना था तुम्हारा 58,038, बस खत्म, ऐसा ऐसा करके आएगा तुमको। तुमको समझा क्या, तो एंट्री वेंट्री पूछनी तो मारना मत, ये तुम्हारे सिर्फ कंफर्ट जोन के लिए कि तुमको समझे कि तुमने बराबर किया है कि नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन एक बात ध्यान रखना लेंदी है, तो एग्जाम में आएगा तो 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और ये तब कर पाओगे जब एकदम क्लियर हो करना क्या है, क्योंकि अगर आप अभी जिस स्पीड से किया अपन ने वो स्पीड से करो तो होएगा सॉल्व। अगर आप सोचते बैठ गए ना अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इसका क्या उसका क्या, तो काम से गए, खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक बार रिवाइज करा दूं हुआ क्या है। सबसे पहले लाइफ नहीं दी है, लाइफ निकालो, पर एनम डेप्रिसिएशन निकालो, 5 साल तक कुछ मत करो, फिर अपवर्ड रिवैल्यू करो, चलो कर दिया अपवर्ड रिवैल्यू, ठीक है हो गया। उसके बाद डाउनवर्ड रिवैल्यू के पहले आपको ये करना पड़ेगा एक्सेस डेप्रिसिएशन, यही इंपॉर्टेंट है, या भूलोगे, बराबर, या भूलोगे, और एक्सेस 2 साल का आएगा वो भी भूलोगे, ठीक है। तो बैलेंस इतना बचा, ओके। फिर डाउनवर्ड रिवैल्यू किया तो डाउनवर्ड रिवैल्यू में लॉस ज्यादा आया, रिडक्शन ऑफ प्रीवियस गेन, वो सी बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, आप बाकी कर लोगे, आप यहाँ कुछ ही करोगे, आप ध्यान रखना, क्लियर है क्या, यस परफेक्ट, मजा आ गया। ये अपने मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हो गए, मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। ये अब होमवर्क में करने का, ये अगर किसी ने मेरा कॉमन पुल बेटा था अभी कराया था मैंने, ये इसके अंदर कुछ नहीं है। पहले अपन ने वो क्या बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस, पहले फेयर वैल्यू पे लाया, फेयर वैल्यू का इंपेयरमेंट लॉस आया, बराबर, तो जितना भी पहले का गेन था उतना लॉस एडजस्ट करेंगे, बाकी प्रॉफिट लॉस में डालेंगे, वैसा है वो। तो आपको यहाँ से दिखा तो देख लो कैसा है। कैरिंग अमाउंट इतना था पहले, ये मेरी कैरिंग अमाउंट होगी, न्यू कैरिंग अमाउंट, इस दिन पे आपने अपवर्ड रिवैल्यू किया 5.1 पे, तो गेन आया 2.1 का, ठीक है। फिर आप डेप्रिशिएट करोगे, आपका कैरिंग अमाउंट आ गया 1.7, और आपको इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है कुछ 0.91 का। अब आपके पास पहले का क्या पड़ा है, पहले का आपके पास गेन पड़ा है, लेकिन इतना बैलेंस नहीं बचा है, इसमें भी एक्सेस डेप्रिसिएशन है, बराबर, वो तुमको नीचे किधर मिलेगा कि भाई तुम्हारे एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना है, जो भी है 1.4 इज एक्सेस डेप्रिसिएशन, ऐसा। तो आपका 2.1 में से 1.4 एक्सेस डेप्रिसिएशन चला गया, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना बचा 0.70, लॉस इतना आया, तो इसमें से इतना लॉस ओसीआई में जाएगा, बाकी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 0.21, यही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। करोगे तो इजीली हो जाएगा, अब भी जस्ट किया अपन ऐसा सेम कंसेप्ट, बस यहाँ इंपेयरमेंट लॉस आ गया और कुछ नहीं, क्लियर, डन। ये अपना एक क्वेश्चन 1 था, नॉर्मल है करके जाने का, उसको अभी अभी करवा दिया था अपन ने कॉमन पूल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एलडीआर, सर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखते क्या है। सबसे पहले तुमको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या, एक 2 मिनट का ब्रीदर ले लो, काम आएगा तुमको। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देख लो फटाफट से। बोलता है फ्लाइंग एयरवेज लिमिटेड इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड इंजन्स एंड sells them to a large multinational companies like Boeing and Airbus Industries. On 1st April 11 the company began the construction of a new production line of its aircraft manufacturing shed, ठीक है। तो बोलता है सबसे पहले अपन ने कंस्ट्रक्शन कर रहे कुछ तो चीज का, बेसिक मटेरियल का खर्चा कितना है, लिस्ट प्राइस 12.5 मिलियन लेस अ ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट अपन करते हैं माइनस, आपको अगर याद रहेगा पीपी तो ऐसा बोलते हैं परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एड ऑल द डायरेक्ट एप्लीकेबल एक्सपेंसेस। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो ऑलरेडी माइनस करने के बाद है तो प्रॉब्लम नहीं अपने को। फिर बोलता है रिकवरेबल जीएसटी, रिकवरेबल जीएसटी नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट, इंक्लूड तो नहीं किया, इंक्लूड करूं क्या, इसको इंक्लूड करना भी मत, रिकवरेबल है ये, अपन सिर्फ नॉन रिफंडेबल या नॉन रिकवरेबल टैक्स ऐड करते हैं तो ये कंसिडर नहीं होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा आगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 मंथ्स, अगर आप नीचे ध्यान से पढ़ोगे सिर्फ 2 महीना चला है कंस्ट्रक्शन, तो आप पूरा 1200 नहीं कर सकते, ये 3 महीने का है, बराबर। इसमें से 1 महीना आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, 2 महीना आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद अदर ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन 900, अब इसमें ये बोला है कि जो 900 है ये थाउजेंड्स में,
उसमें से ये 2 महीने का ही है सबसे पहली बात, दिस इज ऑफ 2 मंथ्स ओनली, लेकिन दिस इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ 3 लाख, इसमें से 300 एबनॉर्मल है तो 300 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तुम समझ रहे हो क्या, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं ना, फटाफट से लिखना शुरू कर देता हूं इसको, कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। मेरा सबसे पहले परचेज प्राइस, मैं लिखना एग्जाम में रुपीज इन थाउजेंड्स, ये सब भूले ना, ये सब तुम बच्चे नहीं हो जो मैं सिखा रहा हूं तुमको ये सब लिखना भूलने का, नहीं लिखे तो मजा आएगा फिर जिंदगी का। तो सबसे पहले बोलूंगा परचेज प्राइस 10,000 बराबर, उसमें बोलूंगा ऐड एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, कितना 800 रुपया, उसमें बोलूंगा ऐड और क्या है मेरा ओवरहेड 600 रुपया, जो काम किया उतना लिख रहा हूँ। उसके बाद पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स ऐसा करके लिखा हुआ है, पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स, ये प्रोफेशनल फीस है रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को लेकर है तो इंक्लूड करने का, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 500 रुपये भी ऐड कर, और उसके अलावा और क्या है, डी कमीशनिंग 2000, लेकिन इसको अपन इंक्लूड तो करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे इंक्लूड करेंगे, यहाँ दिया हुआ है फैक्टर उसका 0.68, तो मैं बोलूंगा डी कमीशनिंग 2000 इंटू 0.68 कितना आएगा 1360 बराबर, टोटल कितना आ जाता बताओ फटाफट से, 13260 इज द टोटल। ये कब का है, चालू हुआ था 1 अप्रैल को, 2 महीना चला कंस्ट्रक्शन, तो ये 31 मई की वैल्यू है आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 31 मई 11 की वैल्यू है। आपको अब पूछा क्या सुन लो, वो बोलता है एनालाइज द अकाउंटिंग implications ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन लाइन टू बी रिकग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में क्या क्या अमाउंट चाहिए, वो क्या दिखेगा वो चाहिए ऑन 31 मार्च 12 साल के एंड पे, मतलब बेसिकली इनको बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट चाहिए और पीएनएल का भी एक्सट्रैक्ट चाहिए। तुम समझ रहे हो क्या, दोनों का अपने को इनको क्या बना के देना है, एक्सट्रैक्ट बना के देना है, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 12 मार्क का क्वेश्चन है, अब कैसे बना के देंगे, ये मेरे को कब की वैल्यू मिली है, ये मेरे को 31 मई की वैल्यू मिली है, मेरे को मार्च की चाहिए, तो मेरे को डिप्रिशिएट करना पड़ेगा 10 महीने के लिए, ठीक है, परफेक्ट आंसर है। अब इन लोग आगे और क्या बोलते हैं सुन लेना, 4 years after being brought into use, production line will require a major overhaul to ensure that it generates benefits। बोलता है 4 साल के बाद आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट था अपने इंडिया 16 के अंदर, मैं आपको याद दिलाता हूँ, इट वॉज मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहाउल, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या होता था सुनना, वो बोलता था अगर आपको इंस्पेक्शन करवाना है तो आप सबसे पहला इंस्पेक्शन कब करवाओगे, 4 साल के बाद करवाओगे। सर डे 1 पे नहीं करवाएंगे इंस्पेक्शन, डे 1 पे इंस्पेक्शन क्यों नहीं करवाएंगे, बिकॉज डे 1 पे वो ऑलरेडी इंस्पेक्ट होके आया होगा, यही बोलते थे अपन, बराबर क्या। तो इसमें अपन एक इनहेरेंट अजम्पशन लेते थे कि भले ही बोला नहीं है फिर भी आपके डे 1 का जो कॉस्ट है उसमें इंस्पेक्शन का खर्चा उसने ऑलरेडी आपसे वसूल लिया होगा, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, बराबर क्या। तो इसका मतलब ये जो 13260 है उसमें ऑलरेडी डे 1 का इंस्पेक्शन कॉस्ट जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो ये इसमें से आप इंस्पेक्शन कितना बोलोगे, इसमें से आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा 3000, या तो मैं थोड़ा अगर ढंग से लिखूं तो ऐसा लिखता हूँ, आना इरेजर, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसमें से मेरा इंस्पेक्शन हो जाएगा 3000, जिसका लाइफ कितना है, वो बोलता है हर 4 साल में करना है, तो इसका लाइफ 4 ईयर्स है, और बाकी जो आपका बचता है बैलेंस वो 10,260। क्वेश्चन में इसका लाइफ कितना दिया हुआ है, इसका लाइफ दिया हुआ है 8 ईयर्स, 8 ईयर्स दिया हुआ है। अब इसको आप 10 मंथ्स के लिए डिप्रिशिएट करोगे तो इसका कितना आएगा 3000 इंटू 10/12 इंटू 1/4, और इसका कितना आएगा 10,260 इंटू 1/8 इंटू 10/12, तो इसका आएगा 625 और इसका आएगा 106.875 अप्रोक्स, बराबर। तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 3000 में 625 निकालोगे तो 2375, और ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 9191.25 ऐसा बचेगा। ये आपको अभी सिर्फ बैलेंसेस मिले हैं, है ना, आपको ये नहीं देना है, आपको एक्सट्रैक्ट बना के देना है। तो कैसे बना के दोगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था इतना, तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको ईयर एंड का देना है 31 मार्च 12, तो सबसे पहले आप पीपी दिखा दोगे, मैं भी शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ। तो पीपी कैसे दिखाओगे, एक तो आपका रहेगा टोटल मिला के दिखाना 2375 प्लस 919.25, तो कितना दिखेगा वो
2375 प्लस 919.25, परफेक्ट, इट विल बी 11566.25, ये आपका पीपी दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा आप एक चीज जो भूलोगे, आपके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में एक और चीज दिखेगा, वो ट्विंकल एकदम परफेक्ट आंसर क्या है, वो है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, आपके लाइबिलिटी साइड में, नॉन करंट लाइबिलिटी साइड में। अब ये कितना दिखेगा, तो आप बोलोगे सर 1360, तो गलत हो गया। 1360 तो 31 मई की वैल्यू थी, आपको मार्च की चाहिए, तो कितना महीने, 10 महीने का अनवाइंडिंग करना पड़ेगा, तो 10 मंथ्स का अनवाइंडिंग कितना आएगा, 1360 इंटू कितना परसेंट था रे वो, इट वॉज 5%, तो आप बोलोगे 5% इंटू 10/12, 10 महीने का अनवाइंडिंग करना है सिर्फ, तो कितना आएगा, इट विल बी प्लस 56.66, या भूलोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 1416.67। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये है पहली चीज। सेकंड, फिर आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट, इसमें सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन दिखा दोगे, जो भी आपका आता है 625 प्लस 1068.75 कितना आता है, 625 प्लस 1608.75, परफेक्ट आंसर, इट कम्स टू 1693.75, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। और क्या आना चाहिए सर, और है ना एक आध दो चीजें जो आईसीआई ने लिया नहीं है लेकिन अपन अपनी बुद्धि से ले सकते थे, वो क्या था पता है, इंप्लॉयमेंट कॉस्ट 400 रुपया, एबनॉर्मल कॉस्ट 300 रुपया, है ना, तो वो इंप्लॉय का 400 रुपया, एबनॉर्मल का लॉस 300 रुपया, ये सब आ सकता था ना इसके अंदर, बट लिया ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, और वो है इंटरेस्ट, जो आपने अनवाइंडिंग किया वो, अरे आप अनवाइंडिंग के एंट्री क्या मारते हो, इंटरेस्ट टू प्रोविजन मारते हो ना यार, तो इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ेगा ना, कितना 56.67, बस आप ये दो चीज भूलोगे, ये और ये यहाँ गलती करोगे। अब मैंने आपको आज बता दिया तो आपको एग्जाम तक याद रह जाएगा, चिंता वाली बात नहीं, क्लियर है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था सर, दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, सबसे पहला ये जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन पे आपको अज्यूम करना है कि डे वन की कॉस्ट में वो इंक्लूडेड होगा, कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करना है पहला। सेकंड, ये वाला एक्सट्रैक्ट में ये समझ आता है यहाँ तक तुम सबको, परफेक्ट है, मजा आ गया, एकदम ही फील आ गया भाई साहब। तो 16 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में आप मतलब जब भी बाद में करोगे, आज नहीं करना, जब भी बाद में करोगे इसको आप होमवर्क में ट्राई करने के लिए। इसमें क्या है सर, अनवाइंडिंग का अमाउंट वगैरह निकालने बोला है कि आपका डे वन का प्रेजेंट वैल्यू इतना आता है, उस पर अनवाइंडिंग कितना आएगा, पूरा थियरी फॉर्मेट में किया हुआ, अपने आप अपने सॉल्विंग फॉर्मेट में करो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिमिलर अपन कर चुके हैं, वो ट्रीट करने का 2 मेथड है करके। उसके बाद 6 वाला होमवर्क में पढ़ लेने का, बस हो गया। क्या खत्म किया अपन ने, इंडिया 16, ध्यान रखना। अब आप एक क्या करो, आप है ना अपने किताब के या तो आखिरी 2 पेज या स्टार्टिंग के 2 पेज एक मेंटेन करने का, ठीक है। अब उसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है सुनना, जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्स 1, है ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, ब्रीच, ये पढ़ लो, प्लस एलडीआर कर लेना प्रैक्टिस, ये आप खुद से करोगे सेल्फ, मतलब ऐसा लिख दो, ये मैं सेल्फ करूंगा, ठीक है। इंडिया 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा लिख दो प्रैक्टिस। देखो अपने को नहीं पता कि अपन ये 20-25 घंटे में कितना कर पाएंगे, जो आप नहीं कर पाओगे वो मैं कराऊंगा, तो अपने को मार्क करके चलना ना भाई, क्या मैंने किया था क्या नहीं किया था, सबको समझ में आता है ये चीज, ठीक है परफेक्ट। अब आप ये चीज नोटिस करना, क्या मैंने आपको 16 का पहले कंसेप्ट रिवाइज करवाया, नहीं, कुछ फर्क पड़ा, नहीं, कर लिया ना, तुम समझ रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट कब पढ़ना होता है, जब आप जिंदगी में पहली बार एफआर पढ़ोगे ना, वहां कंसेप्ट पढ़ना होता है। जब आप रिवाइज करोगे तो पता है क्या करने का, कंसेप्ट अगर देखना भी है तो मेरा रिवीजन वीडियो देखने का, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ ये चीज, खुद से मत करने बैठो, टाइम वेस्ट है। लोग बोलते हैं ना एफआर बड़ा है बड़ा, सब बड़े हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली बुद्धिमानी से कंसाइज करना आना चाहिए, बराबर। तो तुमको कंसेप्ट याद आएंगे, एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट का अगर आप वीडियो देखोगे 16 का, तो इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स, 30 मिनट का वो, 1 घंटे का ये प्रैक्टिस। चलो यहाँ तो अपन ने स्क्रिबल किया, थोड़ा अच्छे से करोगे तो आधा घंटा और, 2 घंटे में इंडिया 16 खत्म होता है, कोई माइकल खत्म नहीं कर सकता 2 घंटे के अंदर इंडिया 16, बड़ा इंडिया सही है, ये बात ध्यान रखना तुम। तो अगर आपका एग्जाम के दिन पे 2 घंटे में ये हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये,
तुम समझ रहे हो मैंने क्या बोला? तो प्लीज ध्यान रखना ये चीज, एग्जाम के समय भी 16 पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्विकली देखो, निकल जाओ, कुछ नहीं है उसके अंदर, तुमको आ गया कंसेप्ट, तुमको याद है। जो याद नहीं रहेगा वो रिवीजन वीडियो में रिकॉल हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। आज सब याद आ रहा है, इतना ऐसे पढ़ा हुआ है, परफेक्ट है, क्लियर है वाला पार्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इंडेक्स 38 करेंगे, ठीक है। 38 में जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन के लेवल में दम नहीं है इतना, लेकिन इसमें भी 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जिसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा निकल के आ सकता है, बढ़िया वाला। तुम समझ रहे हो क्या? तुम समझ रहे हो? यस, तो वो अपन वो देखेंगे। काश डोरेमोन रियल लाइफ में होता, उससे गैजेट लेकर आपको डुप्लीकेट बना देते अभी। तू डोरेमोन मांग रहा है, तेरा डोरेमोन यहाँ खड़ा है। मेरे को डोरेमोन से ऐसा याद है, मेरी वाइफ ने मेरे को, जब मेरा बर्थडे था ना, तब चलो एक एक मिनट तो टाइम पास कर ही सकते हैं। तो जब मेरा बर्थडे था ना, तो मेरी वाइफ ने डाला था पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे कि हैप्पी बर्थडे टू द डोरेमोन ऑफ माई लाइफ। तो पहले मेरे को समझा ही नहीं, मैं बोला मजाक उड़ा रही है ये। तो फिर वो बोलती है, मेरे को जब कुछ चाहिए रहता है तो मैं नोबिता की तरह तेरे पास आके रोती हूँ, तो मेरे को दिला देता है, तो तू डोरेमोन है मेरी जिंदगी का। मैंने बोला अरे भाई साहब। देखो ना, अपन इतने गैर गुजरे हैं ना, अपने को तारीफ भी नहीं समझती है। दिमाग से ही पैदल है ना अपन, क्या करें। चलो छोड़ो, आ जाओगे तो किधर गया, किधर गया, 38 कहाँ गया, जल्दी आ रहे 38, टाइम पास कर रहा है। ये रहा, हाँ 38 आ गया, चलो। 38 के अंदर जो काम की बात है वो देखने दो मेरे को। सबसे पहले हाँ, एक है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इफ यू कैन सी दिस, इफ यू कैन फील दिस, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब क्या है इसके अंदर, ये एक्सचेंज के ऊपर है, ठीक है, जिधर दोनों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एंट्री मांगी है, ठीक है। मेरे को पहले आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाना है, एक्सचेंज का कंसेप्ट। एक्सचेंज मतलब बार्टर, याद है, पीपी देकर पीपी ले लिया, ऐसा इंटेंजिबल देकर इंटेंजिबल ले लिया, वैसा। इसमें कितने प्रेफरेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से? 3 प्रेफरेंस, एकदम करेक्ट आंसर। पहला प्रेफरेंस क्या है? आप बोलते हो पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, प्लस प्लस प्लस, गिवन अप में अगर कैश पेड रहेगा तो वो भी ध्यान रखना, इफ एनी, ठीक है। ये अवेलेबल अगर नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, वो भी नहीं है तो तीसरा प्रेफरेंस क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, ठीक है। ये 3 प्रेफरेंस से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। फर्क ये है कि इसमें दोनों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज मांगी है। तो सन का पहले आप क्या करोगे, आपको मैं हिंट दे रहा हूं, अपन फटाफट स्क्रिबल करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है एक्सचेंज टेस्ट करने के लिए मस्त क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अपने पास क्या बोला हुआ है, सन एक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर, है ना, सन ने सॉफ्टवेयर एक एक्वायर किया इन एक्सचेंज फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। तो मैं बोलूं सन के लिए इनकमिंग असेट कौन सा है? इनकमिंग असेट सॉफ्टवेयर है, और आउट गोइंग क्या है? आउट गोइंग इज लाइसेंस, बराबर। तो सन की आप एंट्री देख लो पहले, सन सन को याद करने का, सिर्फ सन की एंट्री क्या रहेगी, सन की हर केस में, तीनों केस में वो एंट्री पूछता है तुमसे। 3 केस में एंट्री क्या रहेगी? सबसे पहला वो बोलेगा मेरे लिए सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो मैं बोलेगा सॉफ्टवेयर टू लाइसेंस, सॉफ्टवेयर टू लाइसेंस, बराबर, सॉफ्टवेयर टू लाइसेंस। ये तुमको एंट्री समझती है? अच्छा, अब बाहर जाने वाली चीज जिंदगी में कौन से वैल्यू पे बाहर जाएगी? जिंदगी में बाहर जाने वाली चीज कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगी। क्या अपने को कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है? द आंसर इज यस। टेलीकॉम लाइसेंस इज कैरिड एट 5 लाख, ओके, तो ये बाहर जाने वाला 5 लाख 5 लाख 5 लाख पे बाहर जाएगा। इनकमिंग वाला कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? उसी लिए तो 3 प्रेफरेंस है। सबसे पहला प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अ प्लस कैश पेड, बराबर। तो अपने पास क्या पहले केस में फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर 5,20,000, फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकॉम 5 लाख। गिवन अप इज लाइसेंस, क्या लाइसेंस का मेरे पास कैरिंग फेयर वैल्यू है? यस, 5 लाख, तो मैं बोलेगा हाँ। तो पहले केस में इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 5 लाख, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, आगे वो क्या बोलता है? आगे बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल। टेलीकॉम का लाइसेंस का फेयर वैल्यू है, अपने को गिवन अप का तो है ना, मतलब गिवन अप है कि नहीं है मेरे पास? यस, गिवन अप है, तो गिवन अप का 4.9 लाख। टेलीकॉम था ना लाइसेंस। अब यहाँ लॉस आएगा, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस ऑन एक्सचेंज। ध्यान रखना ये लॉस आपको इनकमिंग असेट पे नहीं हुआ है, ये लॉस आपका आउटगोइंग असेट पे हुआ है। खरीदने पे कभी गेन लॉस नहीं आता, बेचने पे आता गेन लॉस, तो ये इस पे आपको गेन लॉस हुआ है, ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा चीज बोलता है आपके पास दोनों का कुछ भी मेजरेबल नहीं है, तो आप किस पे रिकॉर्ड कर लोगे? 5 लाख पे रिकॉर्ड कर लोगे। अगर आप देखोगे तो देखो 5 लाख
490, 10 और 5 lakhs 5 lakhs। तुमको समझता है कैसे करना है? बस अब ये ही सेम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। जैसे अर्थ था, तो अर्थ के लिए इनकमिंग क्या है? इनकमिंग इसके लिए लाइसेंस है, और इसके लिए आउटगोइंग क्या है? आउटगोइंग इसके लिए सॉफ्टवेयर है। तो पहले एंट्री मार दो। देखो मैं क्या तुमको हिंट दे रहा हूँ, लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर, लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर, लाइसेंस टू सॉफ्टवेयर, आपने एंट्री मार दी। बाहर जाने वाली चीज इस दुनिया में कौन से वाले पे बाहर जाएगी? कैरिंग अमाउंट के ऊपर बाहर जाएगी। तो कैरिंग अमाउंट कितना है सॉफ्टवेयर का? 10,000, बड़ा कम कैरिंग अमाउंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोलूंगा 10,000, 10,000, 10,000। अब इसमें अभी इसका प्रेफरेंस देखोगे, बराबर क्या बोलता है? फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर 520, लाइसेंस इज 5 लाख। अब अर्थ के लिए गिवन अप इस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का फेयर वैल्यू कितना है? 5,20,000। तुम समझ रहे हो क्या? तो बाकी गेन आएगा, गेन कितना आएगा? 5,10,000 का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला हुआ है? और अपने को बोला हुआ है कि फेयर वैल्यू सॉफ्टवेयर मेजरेबल नहीं है, गिवन अप का फेयर वैल्यू नहीं है, तो एक्वायर्ड का लेंगे। तो एक्वायर्ड का कितना है? 490, तो 490 पे रिकॉर्ड कर लूंगा। तो मैं बोलूंगा 4.9 lakhs बैलेंस जाएगा आपका पीएनएल में गेन 4.8 lakhs में, बराबर। और तीसरे वाले में तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो कैरिंग अमाउंट पे कर देना रिकॉर्ड 10,000, 10,000। ये आपका एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। 4 या 5 या 6 मार्क का बन के आ सकता है। मेरे को लगता है 6 मार्क का आएगा, हर एंट्री का 1-1 मार्क। ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट? बस बढ़िया। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अपने को देखना चाहिए एक बार। 7 क्या बोलता है देख लो। सबसे पहला आपको इंड एस 38 में कंसेप्ट याद दिलाता हूँ। कुछ कुछ ऐसे अमाउंट्स होते हैं जो मर जाओ मिट जाओ लुट जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रेनिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग वाला खर्चा, रिसर्च फेस सेल्फ किया वो वाला खर्चा, रिलोकेशन वाला खर्चा, बराबर क्या, प्रमोशन वाला खर्चा, वो सब खर्चे जो होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। कितना भी चीख ले चिल्ला ले फाड़ ले अपने सीना तानी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस में उसको डालने का है। याद आता है ये वाला तुमको पार्ट? क्या यस ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बोलता है कंपनी ने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर किया है 2,40,000 का। फाइनेंस कंपनी को इससे बेनिफिट मिलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कहानी खत्म। आगे फिर बोलता है नया प्रोडक्ट बनाया डेवलप किया, एक्सपेंडिचर कितना किया? 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज इंकर्ड प्रायर टू 30 सितंबर, 30 सितंबर के पहले किया, बराबर। और 30 सितंबर के पहले 1 लाख किया। मतलब जब ऐसा बाइफर्केशन समझ आना, रिसर्च और डेवलपमेंट फेज है, तो ये आपका रिसर्च फेज वाला खर्चा है। तो डेवलपमेंट फेज में कितना किया रहेगा? 50,000 किया रहेगा, ये आपका कैरिंग अमाउंट हो गया। ठीक है, कैपिटलाइज कर दिया। डेवलपमेंट फेज में जब तक है तब तक उसको एमोटाइज मत करना, एमोटाइजेशन बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, तो इट विल नॉट गेट एमोटाइज्ड। लेकिन एक चीज दी हुआ आपको, रिकवरेबल अमाउंट विच इज 70,000, बराबर। क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस है? नहीं है, कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ अपन ने इंपेयरमेंट चेक क्यों किया? इंड एस 36 क्या बोलता है? 3 असेट के केस में एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट इज कंपलसरी। सबसे पहला इंटेंजिबल विद इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, दूसरा इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, और तीसरा गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, बराबर क्या। तो ये क्योंकि इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है तो इसमें एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट कंपलसरी, इसलिए अपन एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट किया इसके ऊपर। तुमको समझ में आता है मैंने क्या बोला? मजा आ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या बोला हुआ है? और स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा क्या? भाई ट्रेनिंग वेनिंग क्या, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ जाएगा सीधा तू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कहानी खत्म। ये ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। इसमें एक और क्वेश्चन जो मैं मिस आउट कर गया, वो था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो मेरे को देखना था, ये एलडीआर क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्या है इसके अंदर। सबसे पहले बोलता है प्लूटो हैज स्पेंट अ सम ऑफ सीरीज टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, द कंपनी हैज पेड एन अमाउंट ऑफ 8 lakhs बिफोर 31 मार्च 11। 31 मार्च 11 को अपन ने पेमेंट कितना किया है? 8 लाख का पेमेंट किया है। 7 लाख ऑफ दिस सम रिलेट्स टू एडवर्टीजमेंट शोन बिफोर 31 मार्च 11। 7 लैक्स इसी साल का एडवर्टीजमेंट है, स्लॉट आपने ये साल का बुक किया है, और 1 लाख का स्लॉट भले ही पेमेंट अभी कर दिया है लेकिन नेक्स्ट ईयर का स्लॉट है। देखो एडवर्टीजमेंट को आप इंटेंजिबल नहीं दिखा सकते, मान लिया, लेकिन ये प्रीपेड के नेचर का है। तो जब आप इस साल में एंट्री मारोगे तो आप एंट्री कैसी मारोगे? आप बोलोगे भाई मेरा खर्चा तो हो गया 8 लाख रुपए का, इस साल का मेरा खर्चा एडवर्टीजमेंट कितना का एक्सपेंस में क्लेम करूंगा? 7 lakhs। बाकी आप प्रीपेड बुक करोगे, प्रीपेड असेट, प्रीपेड एक्सपेंस 1 लाख। इस प्रीपेड को आप नेक्स्ट ईयर में रिवर्स करोगे इन द ईयर 11-12। आप बोलोगे अब मेरा जाएगा एक्सपेंस टू प्रीपेड असेट। तुम समझ रहे हो क्या? तो 1 लाख का प्रीपेड बुक करना होता है इस केस में। उसके अलावा वो और क्या बोलता है? उसके अलावा बोलता है कि हमने नेक्स्ट ईयर में सिंस 31 मार्च 11, मतलब 31 मार्च के बाद 4 लाख का खर्चा और किया, तो ये तो उसी साल किया, तो इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्सपेंस टू कैश बैंक 4 लाख, 4 लाख, इसमें तो जब
जब किया तब का खर्चा है तो प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बोलता है कि हम इसको इंटेंजिबल की तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं हो सकता, सही है क्या ये? नहीं। हम इसको प्रीपेड की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि अपन ने नेक्स्ट ईयर के स्लॉट का एडवांस पेमेंट किया है, बस ध्यान रखना। अब सबसे पहली बात, यहाँ क्या वर्ड यूज किया है? प्लीज एक्सप्लेन। आपसे किसी ने एंट्री मांगी? नहीं। जब एंट्री नहीं मांगी लेकिन समझ तो एंट्री से आता है, तो आप एंट्री रफ वर्क में दोगे और इसी एंट्री को आप एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में लिख के आओगे, पता है ना? The company has made a payment of 8 lakhs in the year blah blah blah, out of which 7 lakh relates to the current year, therefore expense of 7 lakhs will be claimed in that year, 1 lakh will be shown as a prepaid expense। समझता है क्या ये वाला पार्ट? In the next year that prepaid expense will be reversed and transferred to profit and loss। अरे सिंपल है भाई, ये एंट्री लिखोगे ना रफ में तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, ये हो गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद हम्म, 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 हम्म। हाँ, एक 8 वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, सुन लो। 8 वाला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? इतना खर्चा इस टाइम पे किया, इतना खर्चा इस टाइम पे किया है, मेरे को समझ गया कि डेवलपमेंट फेज है नीचे वाला, तो ये आप क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोलता है? प्रोडक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया कब मेट किया? 1 जन को, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 1000 रुपया। क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस है? क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस है? क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस है? अरे कैरिंग अमाउंट 900 रुपया, रिकवरेबल अमाउंट 1000 रुपया। नो, देर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और रिकवर कम करने वाले हो। लॉजिक सोचने का, मेरा कैरिंग अमाउंट इतना लेकिन मैं रिकवर ज्यादा कर लूंगा, तो इम्पेयरमेंट थोड़ी ना हुआ है भाई। ठीक है, आगे व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? तो बोलने का कैरिंग अमाउंट कितना है आपका इंटेंजिबल का? 900 रुपया। चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस जो आपके रिसर्च फेज में गया, दैट इज 2700। पहला चीज। उसके बाद फिर बोलते हैं एक्सपेंडिचर कितना है? 6000 रुपया। 6000 और एक्सपेंडिचर किया तो 600 था पहले ही, सॉरी 900 था पहले ही, 6000 और किया तो कितना हो गया? 6900 कैरिंग अमाउंट हो गया। अभी अब जो भी खर्चा करोगे, एक बार डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ, सारा खर्चा डेवलपमेंट फेज का रहेगा। अब दिया हुआ रिकवरेबल 5000 रुपया, तो 1900 का इंपेयरमेंट लॉस आता है आपका। ठीक है, पूछता है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 13। 13 को कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा? 5000 रहेगा। चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना, जितना आपका इंपेयरमेंट लॉस है वो कितना है? 1900। सिंपल, डन एंड डस्टेड। आई होप आप सबको समझता है ये वाला पार्ट। यस, परफेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं। और देखने दो और क्या कर सकते हैं अपन। एक ये जो एक क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार। दिस इज 12 वाला होमवर्क। मेरे को ऐसा लगता है ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है ना 1 2 3 4 5, तो ऐसा 5 केस 5 मार्क के, तो वो आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, 13 आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं उसके अंदर। हाँ, वो नहीं किया था मुझे पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं बता दूंगा आपको कुछ। 13 तो सिंपल है यार, उसमें कुछ है नहीं 13 के। 18 के क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है इतना, वो तुमसे मैनेज हो जाते खुद से भी। देखने दो और क्या कर सकते हैं। ये रहा आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन नंबर 1। ये एलडीआर क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं देखते हैं। वन ऑफ द सीनियर इंजीनियर्स at XYZ has been working on a process to improve manufacturing efficiency and consequently reduce manufacturing cost. This is a major project and has full support। अभी टाइम पास कर रहा है। फिर बोलता है रेगुलेटरी ब्ला ब्ला ब्ला, रेगुलेटरी एंड सेफ्टी अप्रूवल वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जून, बराबर। अप्रूवल इस दिन पे आया, मतलब इस दिन के पहले जो भी खर्चा रहेगा वो आपका रिसर्च फेज में। तो आइडियली ऐसा था कि अपन ने कंप्लीट हुआ 20 अप्रैल 16 को, देखिए नेक्स्ट ईयर के बाद कंप्लीट हुआ है। टोटल कॉस्ट इंकर किया 18 लाख का टिल मार्च 16। तो पूरा 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16 तक आपने 18 लाख खर्चा किया। अब वो बोलता है इस दिन आपके पास अप्रूवल आया, तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि तो ये मानना कि 2 महीना आपका रिसर्च फेज है और आपका 10 महीना डेवलपमेंट फेज है। अब कॉस्ट बाइफर्केशन नहीं है तो इवनली अक्रू मान के बाइफर्केट कर देना, तो 3 लाख इधर आएगा, 15 लाख इधर आएगा। ठीक है, तो ये जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 18 पे रिकॉर्ड किया है, तो आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मारना पड़ेगा, एक पहले ये चीज। तो ईयर के एंड पे आपका कैरिंग अमाउंट कितना दिखने वाला है? 15 लाख दिखने वाला है, ये बात ध्यान रखना।
फिर आगे जब अपन पढ़ते हैं तो बहुत सारी ज्ञान की बातें कि अपने पास ऑफर था, इतना पोटेंशियल है, वो सब फर्क नहीं पड़ता, सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सेविंग्स दिया हुआ है 9,60,000। अब एक बात ध्यान रखना, जनरल लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, कब हम माने कि वो फेयर वैल्यू है और कब हम माने कि वो रिकवरेबल अमाउंट है। ध्यान रखना, जब आपको ऐसा बोला ना कि वैल्यूएशन ऑब्टेन किया है ना, फेयर वैल्यू दिया, मार्केट का प्राइस इतना है, तो वो फेयर वैल्यू है। जब आपको ये बोले ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सेविंग्स है ना, जब ऐसा बोले ना तो वो रिकवरेबल की बात कर रहा है, यहाँ रिकवरेबल की बात कर रहा है। तो रिकवरेबल अमाउंट आपका कितना है 9.6 lakhs, तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस आएगा कितने का 5.4 lakhs का। अब द प्रॉब्लम इज कंपनी के बुक्स में इंटेंजिबल दिख रहा है 18 पे, ईयर के एंड पे दिखना कितने पे चाहिए, यही आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट भी होगा 9.6 पे दिखना चाहिए, 15 पे भी नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस का 9.6 पे दिखना चाहिए। तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री मारनी होती है, तो आप बोलोगे टू इम्पेयरमेंट लॉस टोटल कितने से कम करूंगा, 18 से 9.6 पे लेकर आना है तो 8.4 से कम करूंगा, और डेबिट क्या करूंगा, दो बार प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार रिसर्च फेस के लिए और एक बार इम्पेयरमेंट लॉस के लिए। रिसर्च फेस का 3 लाख, इम्पेयरमेंट लॉस का 5.4 लाख, डन एंड डस्टेड। सबको समझते गए वाला पार्ट, ये देख लो, ये ऐसी कुछ एंट्री मारी हुई है, खत्म हो गया, मजा आ गया। उसके बाद ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं मैंने करवाया नहीं करवाया, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है सुनना। जनरली अगर आपके पास कोई इंप्लॉय है, सपोज आपके अंडर कोई इंप्लॉय काम कर रहा है, तो क्या इंप्लॉय आपका कभी असेट हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन सपोज आपने इंप्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक्सक्लूसिविटी का फॉर 5 years, है ना, तो इंप्लॉय भले ही आपका इंटेंजिबल नहीं है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इंटेंजिबल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये डिस्कस्ड है, क्या वो इंटेंजिबल है क्या, तो वो ज्ञान दिया हुआ है कि आप बोलना इंप्लॉय तो नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री का लाइसेंस है ना आपके पास, वो कॉन्ट्रैक्ट इंटेंजिबल हो सकता है, हो सकता है, समझे तुम। बस इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है, आया तो करके आ जाना, कुछ लिख के आ जाना अपने हिसाब से, अलग से उसको टाइम खोटी करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने ऑलरेडी कॉमन पूल में डिस्कस कर लिया, अब भी लेटेस्ट बराबर, मैंने बताया था ये सेम क्वेश्चन 103 के अंदर भी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मैंने बोला था आप ये वाला फॉलो कर लेना जो अपन ने इंडेक्स 38 में किया हुआ है, बराबर क्या। अगर आपको नहीं समझता क्या है तो इसके अंदर ध्यान रखना, अपन ने कुछ कुछ टेक ओवर किया है, तो वो पेटेंट वगैरह का लाइसेंस का ये सब पता है, थोड़ा सा वो अपने को ट्रीटमेंट अलग किया हुआ था 103 के अंदर, मैंने वो क्वेश्चन कटवा दिया था, बोला वहां से मत देखो, यही देख लेना जो भी देखना है, तो कर लेना बस, इसको नहीं किया तो कर लो, बाद में कर लेना, क्योंकि लेकिन अभी काफी लोग कॉमन पूल देख कर आए तो मैं टाइम खोटी नहीं करूंगा उसके अंदर, ध्यान रखना। उसके बाद देखने दो, हाँ एक और बढ़िया क्वेश्चन, मेरे को लगता है 38 में कोई अगर लिटरेरी ढंग का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है, बराबर। बस तब चुमा क्वेश्चन है, सुनना क्या बोलता है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बड़ा हो, एक बात याद रखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगे ना, पहले देख लो क्या चाहता है वो तुमसे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग इनटेंजिबल सेक्शन अंडर बैलेंस शीट, इनटेंजिबल का शेड्यूल चाहिए बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर इनटेंजिबल का नाम दिखा देंगे, उसका वर्किंग नोट दिखा देंगे, नोट्स अकाउंट जैसा, और शेड्यूल शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। अरे बेसिकली बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का क्या चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए भाई इनको, सिंपल सी बात बोलूँ तो, अरे यस और नो, यस ठीक है, देखते हैं। अब इंटेंजिबल क्या क्या अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास है, अपन ने कुछ तो खरीदा है, परचेज द नेट असेट्स फॉर 13,20,000, पीसी दिया 13,20,000 का, नेट असेट आपको आया 10 lakhs का, तो गुड्डू कितना आया, गुड्डू 3.2 lakhs आया। गुडविल इज नेवर एमोटाइज, इट इज ओनली टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। वो बोलता है कि लाइफ 10 साल है, एमोटाइज करूँ क्या ईडी की तरह, कर मत देना ईडी की तरह, पीछे जाकर टपली पड़ेगी फिर तुमको, हाँ ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको रफ में सॉल्व करने का ट्राई करूँ, पहले मैं वो बना दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर इंटेंजिबल, वर्किंग नोट बोलो या नोट्स टू अकाउंट बोलो, पहला गुडविल, गुडविल का डे 1 का वैल्यू कितना है, तो मेरा डे 1 का वैल्यू है 3.2 लैक्स, लेस एमोटाइजेशन तो वो होता नहीं है, तो कितना बचा 3.2 लैक्स, समझते हो तुम लोग, परफेक्ट। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ऐसा उल्टा रिप्लेस कर देता हूँ, इधर डे 1 बोल देता हूँ और इधर गुडविल बोल देता हूँ। उसके अलावा और क्या है हमारे पास, फिर बोलता है ऑन 4th में, अच्छा देखो साल के और महीने के बीच में, वो हमने एक म्यूजिकल शो वगैरह किया है, एक्वायर किया फॉर 80 लैक्स, 80 लैक्स तो भरेंगे, और एनुअल फी 2% भी भरेंगे ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो 2% भरेंगे रेवेन्यू का,
क्या आप ये कैपिटलाइज करोगे? कहता आंसर इज नो। वाई? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रेवेन्यू आप कितना कमाने वाले हो। जब रेवेन्यू पता ही नहीं तो कितना रहेगा अपने को पता ही नहीं। तो ये जब एज एंड व्हेन पे करोगे, एज एंड व्हेन पेड, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। इधर आपको कंफ्यूज करने के लिए एस्टिमेट दिया हुआ है कि हमारा एस्टिमेट हम इतना 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 तक कमाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो तुम? सिर्फ एक साल का एक्चुअल दिया हुआ है कि फ्रेंचाइज रेवेन्यू वॉज 10 lakhs फॉर फाइनेंशियल 1920, प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज फॉर फ्यूचर 3 years भी दिया हुआ है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बराबर। मेरे को एक्चुअल दिया हुआ है, वो एक्चुअल का देखते क्या करना है। लेकिन अपन कैपिटलाइज कौन से वैल्यू पे करेंगे? इस फ्रेंचाइज को 80 lakhs पे करेंगे। पहली ये चीज होगी। तो मैं बोलूंगा फ्रेंचाइज को कैपिटलाइज किया मैंने 80 lakhs पे। अब प्रॉब्लम पता है क्या इधर, कि हमने इसको 4 मई को एक्वायर किया है। तो आप बोलोगे सर फिर तो एमोटाइजेशन आप पूरे महीने के उतना करोगे डेज के हिसाब से। लेकिन इधर एक लाइन लिखी हुई है जो पूरा क्वेश्चन को पलट देती है, और वो क्या है? सुपर साउंड लिमिटेड फॉलोज एन पॉलिसी टू एमोटाइज ऑल इंटेंजिबल on SLM basis or any appropriate basis over a maximum period permitted by Ind AS, taking a full year amortization in the year of acquisition। जिस साल खरीदा उस साल पूरे साल का amortization। तो ये लाइफ 5 साल है, तो इस साल आप पूरे साल का amortize करोगे तो कितना आएगा amortization? 16 lakhs। तो कितना बचेगा? 64 lakhs। ये फ्रेंचाइज हो गया। उसके बाद आपने कॉपीराइट एक्वायर किया, ये आपको सिर्फ लीगल कॉस्ट इंकर करना पड़ा 2.5 lakhs का। उसके अलावा बोलता है कि कॉपीराइट एक्वायर करने के लिए मैंने किसी के ऊपर केस किया था इन्फ्रिंजमेंट का, और वो भी उसमें भी मेरा खर्चा लगा। किसी के ऊपर केस किया गया वाला अमाउंट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बराबर। आपने जो सिर्फ इस कॉपीराइट के लिए जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भरा है वो आप कैपिटलाइज कर सकते। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 7 lakhs प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप कॉपीराइट को कितने पे रिकॉर्ड करोगे? कॉपीराइट को 2.5 lakhs पे रिकॉर्ड करोगे। इसकी लाइफ 10 years है, तो इसका एमोटाइजेशन कितना आएगा? 25,000 आएगा। तो कितना बचेगा? 2.25 लाख। अब आपको देना है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। तो बैलेंस शीट में आप इंटेंजिबल एसेट दिखा दोगे जो भी टोटल है इसका वो, ठीक है। फिर आपको देना है प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट में क्या क्या आएगा देख लो। सबसे पहले ये जो आपका एमोटाइजेशन है वो आ जाएगा, बराबर। एमोटाइजेशन आ जाएगा। उसके अलावा आपको करंट ईयर का 1920 का रेवेन्यू दिया हुआ है 10 लाख रुपया। बोला था ना रेवेन्यू इस करंट ईयर का 10 lakhs। प्रोजेक्टेड नहीं लिखेंगे, एग्जिस्टिंग तो लिखेंगे ना। ये अपना रेवेन्यू आ गया, ये अपना एक्सपेंस साइड में एमोटाइजेशन आ गया। एक्सपेंस साइड में और क्या आएगा? एक तो वो जो लीगल केस आपने इंकर किया था 7 लाख रुपया, कह रहा था ना मैं कि वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आ जाएगा। उसके अलावा और क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? तो परफेक्ट आंसर 2% ऑफ रेवेन्यू। हमने प्रॉमिस किया ना 2% रेवेन्यू का हर बार पे करेंगे, तो इसका 2% 20 कितना आएगा? 20,000 रुपीज। तो उतना आपको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये तीन चीजें आएगी, और कुछ रहेगा तो देख लो। क्लियर है क्या? एमोटाइजेशन मैंने लिख लिया ऑलरेडी, तो देख लो। अदर अदर एक्सपेंस में टोटल करके लिखा हुआ है 7,20,000। 720 कैसा है? वो 20,000 2% ऑफ रेवेन्यू, और 7 लाख वो लीगल केस वाला। डन। 38 में करने लायक कितना ही है, बराबर। 20-25 मिनट में 38 हो ही नहीं सकता है भाई कभी भी। तुमसे हो गया, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो 1-2 मिनट का भाई थोड़ा सांस लेना दो। मजा आ गया ये। चलो थोड़ा थोड़ा, दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ नंबर ऑफ मंथ्स। क्या क्वैक ट्रैक बैच क्या? मैं वैसे एग्जाम के पहले मैराथन भी लूंगा। मैं बोल रहा ना तुमको, ओ क्या बोलते हैं, अब पहले से बेटर है। मैं एग्जाम के पहले मैराथन भी लूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी जान खा जाऊंगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरे को तुम चाहिए पास, सीधा हिसाब। अब इसके बाद भी अगर तुम नहीं कर पाए तो मेरे को नहीं बोलने का, फिर वो तुम्हारी गलती है फिर, है ना। तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को मैं, ध्यान रखना। एग्जामिशन पक्का ना? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, एक और इंडेक्स कर लेते हैं क्या? ठीक है, दैट इज इंडेक्स 40। मेरे को इससे थोड़ी कम उम्मीद है, लेकिन इससे अगर उम्मीद है तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो मैं करवा देता हूँ फटाफट से। वो कौन से क्वेश्चन है सीधा अपन उठा के कर लेते हैं। सबसे पहला एक ये वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। ये एलडीआर लगता है मेरे को। आ जाओ, हम भी फाड़ू पेपर देंगे इस बार। पास बाय एक है सर, नहीं नहीं, पास तुम लोग अपने नाम से ही हो गए, बस पेपर अच्छे से लिखना।
I watch the fast track lectures properly. If I just do LDR properly, can I score exemption? Yes. उतना कर तो लो पहले. चलो क्या बोलता है सुनना. X Limited is engaged in the construction industry and prepares its financial statements up to 31st March each year. ठीक है. On 1st April 11, X Limited purchased a large property comprising of land 2 crore and immediately began to lease the property to Y Limited on an operating lease. इसको immediately lease करना शुरू कर दिया. Annual rentals were 20 lakhs. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आगे on 31st March 15 the fair value of the property was 2 crore 60 lakhs. अब सुनना मेरी बात. हमने इस प्रॉपर्टी को, ये लैंड है सबसे पहले, तो लैंड तो डिप्रिशिएट होता नहीं है. उसके अलावा इसको लीज करना शुरू कर दिया, किसी और को लीज देना करना शुरू कर दिया. तो मेरे लिए तो ये आईपी है बराबर 2 करोड़. एक ऐसा आईपी जो डिप्रिशिएट भी नहीं हो रहा है. तो और आईपी के लिए हम इनिशियली और सब्सिक्वेंटली कौन सा मॉडल यूज करते हैं? कॉस्ट यूज करते हैं. तो इसको ये जो फेयर वैल्यू दिया हुआ है 2.6 ईयर मेरे कुछ काम का है क्या? इट्स ऑफ नो यूज. ठीक है. Under the terms of the lease, Y was able to cancel the lease by giving 6 months notice. It gave the notice and vacated the property on 30th September. 30th September को प्रॉपर्टी खाली करवा दी. अब तक 30th September 15 तक तो ये आईपी है. ठीक है, जो 2 करोड़ रुपए दिख रहा है. आगे क्या बोलता है? ऑन फिर द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वाज 2.9. मेरे लिए कुछ काम किया फेयर वैल्यू? नहीं, सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए काम आती है फेयर वैल्यू, ध्यान रखना. इट इज ओनली रेलिवेंट फॉर डिस्क्लोजर पर्पस. आगे on 1st October 15 immediately began to convert the property into 10 separate flats of equal size which are intended to sell in ordinary course of business. इसका मतलब आप 1st October 15 को एक दिन के बाद 2 पे आ जाओगे. दैट इज इन्वेंटरीज. कौन से वैल्यू पे आएंगे? 2 करोड़ पे ही आएंगे. तो 1st October को आपका इंडेक्स 2 में आ गया 2 करोड़ के ऊपर. ठीक है. आगे फिर बोलता है इट हैज स्पेंड अ टोटल ऑफ 60 lakhs इन द कन्वर्जन प्रोजेक्ट बिटवीन 30th September एंड 31st March. बोलता है 6 महीने में हमने इस इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने के लिए और खर्चा किया. तो 6 महीने का जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आप कैपिटलाइज करोगे. तो 31st March 16 को अब आप इंडेक्स 2 के अंदर हो. आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 2.6 करोड़. ये हो गया. ठीक है. उसके बाद क्या बोलता है? द प्रोजेक्ट वॉज इनकम्प्लीट. अब तक कंप्लीट नहीं है, मतलब ये WIP स्टेज में है. तो ये आपका कैरिंग अमाउंट WIP का आया. ठीक है. आगे फिर वो बोलता है एंड डायरेक्टर्स एस्टिमेट दैट दे नीड टू स्पेंड 40 lakhs टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. ये अब तक इंकर नहीं किया है तो ये की तरह ऐड मत कर देना इसके अंदर. ये टू बी इंकर्ड है. टू बी इंकर्ड. अब करेंगे क्या सर? इसका मालूम पड़ेगा. तो बोलता है आफ्टर विच, ये करने के बाद ईच फ्लैट कुड बी सोल्ड फॉर 50 lakhs. अब सुनना, WIP जब अपन इंडेक्स 2 में पढ़ते हैं तो इसका NRV निकालना कैसे सीखते हैं? याद करो. इसका कोई NRV होता नहीं है तो अपन FG का सेलिंग प्राइस लेते हैं. FG के सेलिंग प्राइस में दो खर्चे माइनस करते हैं, एक कॉस्ट टू सेल और एक कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. बराबर क्या? ये करते हैं अपन. WIP का खुद का कोई सेलिंग प्राइस नहीं होता, इसलिए यहाँ जो 50 लाख रुपीज दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ये आफ्टर विच ईच फ्लैट कुड बी सेल्ड, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ईच फ्लैट कुड बी सेल्ड, ऐसा दिया हुआ है. तो अब इसका NRV मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल. 50 लाख हर फ्लैट का 10 फ्लैट में कन्वर्ट होएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 करोड़ माइनस 40 lakhs ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा? 4.6 CR. तो आपका NRV कितना? आपका NRV इज 4.6 CR. 2.6 और 4.6 विच एवर इज लोअर. कंजर्वेटिज्म 2.6 में मेजर करेंगे. सिंपल. क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, करके जाने का. उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10. क्या बोलता है देखते हैं अपन ये क्वेश्चन. वो बोलता है शौर्य के पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है. इसमें मैंने एक चेंज करवाया था, आपको अगर थोड़ा सा याद रहेगा तो. इधर एक मिस्टेक ये है कि दिस शुड बी एज ऑन 1st April 19. ठीक है, ध्यान रखना. चलो, तो उसके बाद एक बिल्डिंग ए है विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर रेंटल पर्पस. ओके. फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर बिल्डिंग ए फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 20. Building A was initially purchased at a cost of 10 CR. At that time, the useful life of the building was estimated to be 20 years, out of which 5 years have been expired as at 1st April 19. अब सुनना क्या बोलता है. अपने को बेसिकली यहाँ भी एक्सट्रैक्ट बना के देना है. सिंपल है. क्या बोलता है वो? ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग ए बिल्डिंग इन द बैलेंस शीट, प्रोवाइड कंप्यूटेशंस और प्रिपेयर अ शेड्यूल. मतलब आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के देना है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो बैलेंस शीट का जब मैं एक्सट्रैक्ट बना के दूंगा
तो मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो चीज़ दिखेगी, एक दिखेगा बिल्डिंग ए। अब मुझे कब का एक्सट्रैक्ट देना है, 31 मार्च 20 का देना है, ठीक है, 20 का देना है मेरे को एक्सट्रैक्ट। और देता क्या इन्फॉर्मेशन है, आपने बिल्डिंग ए 10 CR में परचेज किया था, है ना, उसका लाइफ 20 ईयर्स था, 5 ईयर्स लैप्स हो चुका है ऑन 1 अप्रैल 2019, है ना। तो अगर मैं बिल्डिंग ए का बात करूँ, कितना वैल्यू था, उसका वैल्यू था 10 CR, इसका 5 ईयर्स डिप्रिशिएट हो चुका है आउट ऑफ 20 ईयर्स। तो पहले इसका निकालो डिप्रिशिएशन, तो वो आएगा कितना, 2.5 CR। बट ये जो वैल्यू है ये 1 अप्रैल 2019 की वैल्यू है, बराबर 7.5, लाइफ बचा है 15 ईयर्स। मेरे को 1 अप्रैल 2019 का नहीं चाहिए, कब का चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए 20 का, परफेक्ट आंसर। तो मैं क्या करूंगा, लेस एक और साल का डिप्रिसिएशन 0.5 आएगा, तो कितना बचेगा, 7 CR। क्लियर, तो मेरा बिल्डिंग है कितना हो गया, 7 CR हो गया। क्लियर है क्या। उसके बाद एक बिल्डिंग एक बी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बिल्डिंग बी के लिए बोलता है कि इट वाज आल्सो हेल्ड फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, तो ये भी आईपी हो गया। प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एट द कॉस्ट ऑफ 2 CR। 19 को ही परचेज किया, अभी ताजा ताजा परचेज किया है, और लाइफ इसका 40 ईयर्स है। हाँ हाँ मजा आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बिल्डिंग बी का बात करूँ, तो इसको परचेज ही अपन ने 1/4/19 को किया है, बराबर कितने में, 2 करोड़। हाँ, तो इसका डेप्थ निकालो एक साल का, तो 0.05 CR आएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1.95 CR। ठीक है, तो मैं लिख दूँ बिल्डिंग बी 1.95, टोटल कितना है 8.95। ये आपको समझता है पहला चीज़, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट भी दे सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट में क्या आ जाएगा आपका, करंट ईयर का डेप्थ, करंट ईयर का डेप्थ कितना है 5 + 0.5, कितना आएगा वो 5.5, नहीं 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 0.5 + 0.05, सॉरी, तो कितना आ जाएगा वो 0.55, करेक्ट। और क्या है, अब है ना आपको ये टेबल देख के लगेगा बहुत सारा दिया हुआ है, अरे कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देना, बराबर, क्या कुछ नहीं उसके अंदर। उसके अलावा यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ फेयर वैल्यू का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आईपी में फेयर वैल्यू इज ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, तो यहाँ जो भी आपको नीचे जाके फेयर वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज ओनली गोइंग टू बी देयर फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। डन एंड डस्टेड, दिखने में एक पेज का क्वेश्चन है कुछ मतलब किसी बराबर क्वेश्चन नहीं है ये, तुमको समझता है क्या। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 10, मजा आ गया। आगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये भी सिंपल है, घर पे इसको होमवर्क में ऊपर प्रैक्टिस कर लेने का, फिर देखने दो और क्या क्या रुको। अब आएंगे अपन इधर, क्वेश्चन नंबर 2। ये आईसा का फेवरेट क्वेश्चन है, देखो 2 बार पूछ चुका ऑलरेडी, ठीक है। इसमें ना क्या है आपको याद दिलाता हूँ मैं, देखते क्या बोलता है वो। स्टार्स इज अ मल्टीनेशनल एंटिटी दैट ओन्स 3 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टी है उसके पास। ऑल 3 प्रॉपर्टीज वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। द डिटेल्स ऑफ परचेज प्राइस एंड द मार्केट वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी आर एज गिवन बिलो, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी है, एक फैक्ट्री और एक लेट आउट बिल्डिंग। जो लेट आउट बिल्डिंग है वो जानी चाहिए आपकी 40 में, और ये 16 में, ठीक है। परचेज प्राइस दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, सबका लाइफ दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है इसके लिए कॉस्ट, इसके लिए रीवैल्यूएशन, इसके लिए रीवैल्यूएशन। सबसे पहले ये गलत है, आईपी में सिर्फ कॉस्ट चलता है, पहला चीज। सेकेंड चीज, ये दोनों फैक्ट्री है, कुछ नहीं बोला तो दोनों सेम तरह की फैक्ट्री होगी, तो या तो दोनों पे कॉस्ट होना चाहिए, या तो दोनों पे रीवैल्यूएशन होना चाहिए, तो दोनों पे सेम क्लास होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये दूसरी मिस्टेक। तीसरी, प्रॉपर्टी 1 and 2 आर ऑक्यूपाइड बाय स्टार्स, वेस्ट लेट आउट, ठीक है। द मैनेजमेंट प्रेजेंट्स ऑल 3 अंडर बैलेंस शीट एज पीपी, तीनों पीपी है क्या, नहीं। तीनों पीपी है क्या, नहीं, 2 पीपी और एक आईपी होना चाहिए। आगे, द कंपनी डज नॉट डेप्रिशिएट एनी अदर प्रॉपर्टी, तीनों को डेप्रिशिएट नहीं करता है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा भाई, गलत है। उसके अलावा एंड रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड फेयर वैल्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये भी गलत है। अगर आपको पीपी पे रीवैल्यूएशन गेन होता है तो वो ओसीआई में जाना चाहिए, ओसीआई से वो रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके अदर इक्विटी में आना चाहिए, ऐसा होता है। वो बोलता है एनालाइज वेदर द अडॉप्टेड इज गिवन इन अकॉर्डेंस विद इंडियस, इफ नॉट एडवाइस, एडवाइस मांगा है। जब एनालाइज एडवाइस ऐसा वर्ड यूज करे तो क्या मुझे कंसेप्ट देना पड़ेगा, द आंसर इज यस। बताओ क्या क्या कंसेप्ट दे। सबसे पहला, इंड AS 16
और 40 का डेफिनेशन देंगे, बराबर। फिर 16 में और क्या क्या देंगे, देख लो गलती क्या क्या की थी। सबसे पहले इन्होंने सेम क्लास, याद है सेम क्लास सेम मॉडल, ये वाला ज्ञान देना पड़ेगा। उसके अलावा गेन आया तो वो ओसीआई में जाता है, ये वाला ज्ञान देना पड़ेगा। उसके अलावा डेप्रीसिएशन भी होता है, ये वाला ज्ञान देना पड़ेगा। हो गया। 40 में क्या देंगे, डेफिनेशन दे चुके ऑलरेडी। 40 में सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किस पे होता है, परफेक्ट आंसर कॉस्ट पे होता है, बराबर। इस पे फेयर वैल्यू इज ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। उसके अलावा ये भी डेप्रीशिएट होता है, अगर बिल्डिंग है तो, लैंड होता तो नहीं होता शायद, समझता। ये ज्ञान दे दिया आपने। फिर आपको अगर याद रहेगा ना, इस क्वेश्चन को आपको दो पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है ना। केस वन, अगर आप पीपीई के सेम क्लास में आप दोनों पे कॉस्ट लगाते और आईपी तो कॉस्ट पे ही है, तो क्या होता। और केस टू, आप अगर पीपी के दोनों इस पे बोथ पे रीइवैल्यूएशन लगाते और आईपी पे कॉस्ट लगाते तो क्या होता, बराबर। चलो मैं ये वाला आपको करके देता हूँ कैसा होता है। इस केस टू डिफिकल्ट तो करके देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पीपी नंबर 1, सबसे पहला प्रॉपर्टी कितने का था, वो 30,000 का था। लाइफ 10 ईयर्स, तो एक साल पहले डिप्रिशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा 3,000 डिप्रिशिएट, कितना बचेगा 27,000, ये कैरिंग अमाउंट बचा। फेयर वैल्यू कितना है इसका, फेयर वैल्यू दिया हुआ है 32,000, गेन आ गया 5,000 का रीवैल्यूएशन गेन, अरे यस और नो। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सबको साथ में रिकॉर्ड कर लेंगे। 20,000 है, इसका वैल्यू 2,000 आएगा, टोटल कितना हो गया 18,000। उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 22,000, इसका कितना आएगा 4,000 का गेन आ जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, इसको तो आपको कॉस्ट पे रखना है, तो वो था 24,000 माइनस 2,400, कितना रहेगा 19,600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो। यस। अब एक्सट्रैक्ट देंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, एक तरफ दिखेगा पीपी 32 प्लस 22, कितना दिखेगा 54,000 पे। एक तरफ दिखेगा आईपी 19,600, अच्छा 21,600 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो कितना आएगा वो 21,600, ठीक है 21,600 पे आ जाएगा वो। ठीक है, बराबर, ये सही है 54,000, ये दिख गया मेरे बैलेंस शीट में। और क्या दिखेगा, मेरे अदर इक्विटी के रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी दिखेगा ना कुछ, तो कितना 9,000। उसके बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप दिखा दोगे डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉलम में कितना 3 प्लस 2 प्लस 2,400, कितना रहेगा 5,000, 7,400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर क्या। पीएनएल पीएनएल बराबर है क्या ये, 3 प्लस 2 प्लस 2,400, 7,400, यस। उसके अलावा आप ओसीआई दिखाओगे इधर नीचे, ओसीआई में दिखाओगे रीवैल्यूएशन गेन 9,000। तुमको समझता है क्या। अभी केस वन तो सिंपल है ना, केस वन कर लेंगे ना अपन यार, इसमें सिर्फ ये सब चीजें नहीं आएगी, फेयर वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ कैरिंग अमाउंट पर रुक जाएंगे, और ये आपका नहीं आएगा गेन, बस। और ये अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा उसकी वजह से, सिंपल क्या। अरे यस और नो, यस। बस, तो ज्ञान देना इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक देना इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क का 10 मार्क का जितना का भी है, आपके मार्क्स जेब में आने चाहिए। एक बात ध्यान रखना, आपके पास ज्ञान बहुत होगा, सब लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आप देखना आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। मालूम पड़ा ज्ञान आता है तो लिखे ही जा रहे, राम कथा लिखे ही जा रहे, लिखे ही जा रहे, आयुष्य ने 3 पेज का दिया तो लिखे ही जा रहे, लिखे ही जा रहे, बेवकूफ़ी मत करना ऐसे। बोलोगे नहीं नहीं आयुष्य ने बहुत दिया था मैं भी बहुत लिखूंगा। समझदारी उसमें है कि कितने वेटेज है और उसको आपने एग्जाम में कितना वेटेज दिया। सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क का आ जाए, है ना, तो क्या तुम राम कथा लिख के बैठोगे क्या, नहीं। मैं 2 लाइन में कंसेप्ट लिखूंगा और बाकी फटाफट सॉल्व करके छोड़ दूंगा। तुम समझ रहे हो, अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क का आ जाए तो आप लिखोगे राम कथा थोड़ी अच्छी वाली। तो ये बात ध्यान रखना, जितना वेटेज है उस हिसाब से, है ना। ये नहीं कि आए जा रहे हैं तो लिखे ही जा रहे हैं भाई, मजा ही आ रहा है, अरे ये तो आता ही है अपने को, यही तो जिंदगी में पढ़ा है अपन ने, 4 4 घंटे तो वही लिख रहे हैं भाई। फिर बोलेंगे हाँ पेपर छूट गया 60 मार्क का लिखा, फिर मैसेज पता है क्या करेंगे, सर तेरा भाई ने देखो क्या मचाया, 60 मार्क का अटेम्प्ट क्या 54 आया, क्या उखाड़ा। 100 का अटेम्प्ट करता तो मजा आता ना, तो उसमें 74 भी आता। बेवकूफ़ी है वो, उसमें पब्लिक प्राउड होती है कि ये इतना अटेम्प्ट किया, इतना फिर भी इतना आया, 60 में से 54 आया, तो ऐसे गिनाएंगे सर देखो 60 में से 54 तो 90% मार्क्स आए। कुछ भी, पेपर तो 100 मार्क का था। तुम समझ रहे हो क्या, तो वो ज्ञान कभी मत देना किसी को, एकदम वेस्ट है वो तुमको फैकल्टी अप्रिशिएट कर भी देगा, मैं भी करता हूँ अप्रिशिएट, अरे वाह वेरी नाइस, अंदर से मेरे को भी गाली निकलती है पहले, क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ये तो नहीं, इधर आ जाओ, ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 4। हाँ वो एकदम वैसे ही आता है भाई, कर क्या रहा है तू। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया। क्या बोलता है, ऑन 1 April 2019 एन एंटिटी परचेज एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 50 lakhs एंड पेड अ नॉन रिफंडेबल प्रॉपर्टी टैक्स एंड अ डायरेक्ट लीगल कॉस्ट ऑफ 2.5 lakhs एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली व्हाइल एक्वायरिंग द बिल्डिंग। ओके, तो 50 लाख का बिल्डिंग है, नॉन रिफंडेबल खर्चा इंकर किया 2.5 और 50, ठीक है, तो कितना होगा टोटल कॉस्ट, 53 lakhs हो गया। आगे फिर बोलता है रीडेवलप करने के लिए 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए और खर्चा किया 1 लाख बिल्डिंग अप्रूवल, तो ले ऐड कर ले इसको भी 1 लाख को, और क्या किया, तो 54 हो गया अभी। तो उसमें से 10 lakhs कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग 60 रिफंडेबल परचेज टैक्स, तो अपन को रिफंडेबल तो कंसिडर नहीं करना, तो अपन सिर्फ 9.4 ऐड करेंगे, तो मेरा 53 था प्लस 1 था प्लस 9.4 था। उसके बाद एबनॉर्मल कंसिडर नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कितना हो गया ये 63.4 lakhs हो गया, ये 2 माले का बिल्डिंग बन गया। व्हेन रीडेवलप्ड इट वाज कंप्लीटेड ऑन 1 October, द एंटिटी रेंट्स आउट ग्राउंड फ्लोर टू इट्स सब्सिडरी। ओहो समझ गया मैं क्या क्वेश्चन है ये, 2 माले का बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अब ये रेंट पे दिया है सब्सिडरी को, तो अब पेरेंट के 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एक एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलग तू अलग, तो एसएफएस में ये आईपी और नीचू का तो पीपी वो यूज करने वाला है खुद ही, ठीक है। सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट और मैं अपन दोनों एक ही समान है बराबर, तो दोनों का दोनों पीपी, मतलब इसमें आपका टोटल खर्चा कितना था 63.4, तो 2 में डिवाइड कर देना, तो कितना आता है बाइफर्केशन को बताएगा, 31.7 आईपी 31.7 पीपी और इसमें पूरा 63.4 पीपी से, समझता है। क्लियर है क्या, परफेक्ट। तो अपन ने 2 घंटे से कम समय में अपन ने कितने इंडेक्स, 3 इंडेक्स निपटा दिए। 1 तो आप खुद ही कर लोगे, तो मोटा मोटी अगर सीक्वेंशियली जाए तो 4 इंडेक्स अपना एक ब्लॉक कवर हो चुका है, ठीक है। तो एक 1 तो कर लोगे और 3 अपन ने कर लिए, तो बढ़िया हो गया भाई, 2 घंटे में क्वेश्चंस फील आ गया एकदम ही, है ना। और खास बात ये है कि ये थोड़ा मतलब ये पता है कैसा है, देखो मैं, एक तो होता है फास्ट ट्रैक बैच और एक होता है यूट्यूब पे रिवीजन विद क्वेश्चंस, ये दोनों के बीच का था। ये फास्ट ट्रैक जितना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन ये रिवीजन इतना क्विक भी नहीं है, तो दोनों के बीच के टाइम में आपका हो जाता है, सिंपल। तो मेरे को लगता है ये 3 इंडेक्स में से आपका 8 मार्क निकल जाएगा, मेरे को और ज्यादा फीलिंग मेरे को इंडिया 16 के लिए आती है, तो मेरे को 16 से एक उम्मीद है कि वो एक क्वेश्चन तुमको देगा एग्जाम के अंदर, उम्मीद है मेरे को, ठीक है क्या। चल बढ़िया है, तो कल अपन इसके बाद सीक्वेंशियली जाएंगे, कल मैं चालू करूंगा 36 के साथ 10541, उतना तो फिर अपन जैसे जैसे करते हुए चलेंगे वैसे वैसे स्क्रिबल बैच, यस जो भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 7 कर लो यार, रेनू का कर लो, मेरे को लगता है 7 कर लेना चाहिए, आ सकता है 7 से। आप 21-19 में रेस्ट ले लो, लेकिन 7 कर लो, मेरे को ऐसा लगता है। रेस भी अपने खुद के मर्जी पे लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो तुमको कुछ छोड़ना तो छोड़ दो, लेकिन फिर मान के चलना एग्जाम में आएगा, उतना रेस्ट लेने को रेडी हो तो छोड़ दो। एक बात ध्यान रखो, आप सब नहीं कर सकते, तो जितना आपके पास अवेलेबल टाइम है उसमें आपको करना चाहिए। जैसे आप 101 पूछोगे, 7 पूछोगे, एनालिसिस पूछोगे, करना चाहिए, करना तो चाहिए। अब तुमको अगर रिस्क लेना है तो ले लो, लेकिन रिस्क लेने का मेरे को नहीं मैसेज करने का कि सर तुमने बोला था छोड़ने का तो मैंने छोड़ दिया, अब आ गया तो क्या करूं मैं, मेरे को नहीं बोलने का। तुमको जिसमें लेना ले लो, बराबर, बस। यस यूट्यूब से करना है वो ऑन बोर्ड, यस करेक्ट। चलो तो आज के लिए बढ़िया, काफ़ी है इतना, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए bye bye everyone, take care, see you all, thank you for joining, I hope this was helpful and I hope this will prove to be very helpful, okay। चलो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।